वॉज इट शॉकिंग फॉर यू सांसदी जीतने के बाद कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव हार जाना? मैं लोकसभा का चुनाव जीत के पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर, क्योंकि बजट सेशन पूरा आया था जी, उसमें व्यस्त था, तो और एकदम अनप्रिपेयर्ड मेरे को विधानसभा के लिए उतार दिया जाता है। और 2019 में हिसार में लोकसभा की हार की क्या वजह लगती है? बड़ी हार की एक वजह तो ये थी कि पुलवामा था पूरे देश के अंदर, और ये अकेला दुष्यंत ही नहीं, गंगा जी में बहा, सारे ही बह गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आपको लगता है ये मुमकिन है? मैं नहीं मानता। दुष्यंत चौटाला अभी भी ईवीएम को लेकर संदिग्ध नजरिया रखते हैं। आज ईवीएम में क्या हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सहज रहे आपके और मनोहर लाल जी के 4.5 साल रिश्ते? 4.5 साल में कभी टसल नहीं हुई। अगर अलायंस की आज ही अनाउंसमेंट कर दी जाए, एचएम के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी आज तक की बीजेपी की हिस्ट्री में। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बंगले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसी बंगले पर फिर से होती है 12 मार्च 2024 को मीटिंग। लोकसभा एक जो हमें ऑफर हो रही थी रोहतक की सीट, उसके लिए हमने मना कर दिया था। हुड्डा जी ये कहते हैं कि ये वोट काटते हैं या हमारे खिलाफ आ रहे हैं या बीजेपी की बी टीम है। भूपेंद्र हुड्डा जी का एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम है कि बेटे को ताकत दे दो। दीपेंद्र हुड्डा को नवाब साहब को आगे लाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप नवाब साहब बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा को? नहीं, मैं तो आज ही बोला है आपके इंटरव्यू में। कैसा लगता है जब जिसकी गोद में आप पले बड़े हैं वो लगातार सार्वजनिक मंचों पे आपको गद्दार कहे? आप ही बता दो, क्या मैंने आईएनएलडी से गद्दारी करी? हम तो एक फकीर की तरह अलग शुरुआत करते हैं। आपके दादाजी ओम प्रकाश चौटाला जी को ये बातें समझ में नहीं आई? तो आप पूछ पाए उनसे तो मेरे को भी जवाब दे दीजिएगा। अभय और अजय चौटाला के बीच लड़ाई क्यों रहती है? अखिलेश आली को नहीं बने कि झंडे डंडे की लड़ाई लड़ियो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मंच पर ही आपको डांटते हैं, तो आपने सही में टेटुआ पकड़ा था क्या गवर्नर का? क्या पता है क्या कमरे में होता है, क्या बातें होती हैं। जेबीटी घोटाले में परिवार को कोर्ट से न्याय नहीं मिला। पिताजी कोर्ट में गए हुए थे और मैं नहाने घुसा हुआ था और एकदम फोन आता है कि उनको कस्टडी में ले लिया गया। 30 सेकंड में ऊपर से फाइल नीचे भेजी, केस डिस्पोज्ड ऑफ। किसकी शय पर हो रहा था ये? कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस कहती है ईडी बीजेपी का एक वेपन है, सीबीआई वाज वेपन ऑफ कांग्रेस। 5100 रुपए की पेंशन का वादा जो पूरा नहीं हो पाया। मैंने पब्लिक स्टेजेस पर कहा है, मुझे टीस है उस चीज की। देवेंद्र कादियान कह रहे हैं कि जेजेपी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए। सोच हो सकती है। विल यू एवर मेक एनी अलायंस विद कांग्रेस? हु नोज अबाउट द फ्यूचर। पॉसिबिलिटी है। ताऊ देवी लाल की तो पूरी लेगेसी प्रो कृषि वाली रही है, इतना एजिटेशन होता रहा, लेकिन सत्ता के चलते दुष्यंत चौटाला एक सुविधाजनक चुप्पी साधे रहे। सर छोटू राम कहा करते थे कि सत्ता में रह के काम होते, विपक्ष में नहीं। महिला पहलवानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर भी खूब घेरा गया। ये दुष्यंत को कमजोर कर दो, वो तो 35 का है, आज दबा दोगे तो वो आगे कामयाब नहीं होगा। नू हिंसा को लेके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से चर्चा हुई थी, आप दोनों लोगों के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आए। मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, मेरे बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। विधानसभा चुनाव के बाद क्या एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला बीजेपी के बगलगीर होंगे? मैं जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का लॉन्ग फॉर्म पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम है जिसका नाम है जमघट। जमघट में सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के आज के हमारे मेहमान अपेक्षाकृत युवा नेता हैं। अपने दम पार्टी बनाई, परिवार के भीतर की राजनीतिक कलह से बाहर आए, सफलता की कामयाबी रची, ऐसा इनके समर्थक कहते हैं। और विरोधी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गद्दार। समर्थक कहते हैं नौजवानों को दिशा दी, सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया और जहाँ जहाँ सरकार गलत थी वहाँ टोका भी। विपक्षी कहते हैं सत्ता के लिए समझौता कर लिया और इसीलिए लोकसभा चुनाव के ऐन पहले गठबंधन से बाहर भी आ गए। क्या है दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स, जो हरियाणा में 4.5 साल से ज़्यादा के वक्त के लिए उप मुख्यमंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री रहे। इसके अलावा
उचाना कला से वो विधायक हैं और 2014 से 2019 के बीच हिसार से लोकसभा के सांसद भी रहे और उस वक्त उनकी उम्र थी 26 साल और 1.5 महीना मान लीजिए। लगभग 3 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है और मिड मई में नतीजा आता है। दुष्यंत चौटाला से आज उनके परिवार, उनकी लेगेसी पर, परदादा ताऊ देवीलाल से लेके उन तक की जो लेगेसी है और उनके छोटे भाई दिग्विजय, उस पर विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल टेनिस खेलते हैं आप? बिल्कुल। फिर अध्यक्षी उसकी आपने ट्रांसफर कर दी अपने आप से अपनी पत्नी को? एक कोर्ट केस हुआ था जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो इनकम्बेंट बॉडी थी वो कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो उस समय मेरी वाइफ, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी स्टेट की, उनको अध्यक्ष बनाया। समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या आपकी पत्नी, जिस तरीके से आपने टेबल टेनिस की सदारत उन्हें सौंपी, लोकसभा चुनाव में भी नजर आ सकती है? बिल्कुल नहीं, अभी समय है। मैं ये मानता हूँ आज के दिन तो मुमकिन भी नहीं है। और माता जी श्रीमती नैना तो आज चौटाला भी इलेक्टिव पॉलिटिक्स में है, 2 बार विधायक रह ली, 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी रह ली। लोकसभा लड़ेंगी हिसार से? भविष्य में क्या होगा और पार्टी क्या निर्णय करेगी, इस पे आज मैं कैसे बोल सकता हूँ। संभावना हो सकती है, क्योंकि चर्चा ये है कि परिवार में यदि एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा लोकसभा का तो वो आपकी माँ श्रीमती नैना चौटाला होंगी। मैं लड़ूं, श्रीमती नैना चौटाला जी लड़े, पार्टी का कोई भी सदस्य लड़े, एक रीजनल पार्टी होने के नाते हम किसी भी कार्यकर्ता को परिवार का सदस्य मानते हैं और उस फैसले पे मुझे लगता है एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। और आपके छोटे भाई दिग्विजय, वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। उपचुनाव भी लड़ा था जब पार्टी का निर्माण हुआ था। पार्टी चाहेगी उसको जिम्मेवारी देनी है तो उसको जिम्मेवारी मिलेगी। जब वो उपचुनाव लड़े थे और हार गए, उसके बाद आकर उन्होंने एक ईवीएम पर बयान दिया था जो काफ़ी चर्चित हुआ था। क्या जेजेपी पार्टी या उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दुष्यंत चौटाला अभी भी ईवीएम को लेकर संदिग्ध नज़रिया रखते हैं या उनको ये श्योरिटी है कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है और चुनाव पारदर्शी ढंग से होता है? देखिए, बहुत बड़ा इशू है कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी कहाँ तक करेक्ट है जी, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हुई है और निरंतर अलग अलग जगह अलग अलग बातें निकल कर आई है, मगर अब तक कोई भी प्रूवन नहीं है। अभी एक नई चीज आई कि सोर्स कोड जो है, जो BHEL डालती है, उसके अंदर कितना फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है, बातें हैं कि उसमें टेम्परिंग हो सकती है, मगर मैं इतना कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं जो टेक्निकलिटीज़ पे प्रूव कर दे, ये तो टेक्निकल लोगों का काम है। बट मैंने 2 चुनाव वीवीपैट और ईवीएम के साथ लड़े हैं, लोकसभा का जो मैं हारा और विधानसभा का जो मैं जीता। हमने लगभग 10 बूथ, एक विधानसभा के 9 विधानसभा 90 बूथ जब चेक करे थे और विधानसभा में 10 बूथ चेक करे थे। उसके अंदर वीवीपैट के प्रिंट और ईवीएम के नंबर्स में मुझे तो कोई ज़्यादा ऐसी आशंका नहीं हुई, विसंगति नहीं दिखी कोई आपको? मुझे नहीं दिखी। मेरे सामने दिग्विजय का ये बयान है 31 जनवरी 2019 का। मैं बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। हमें ईवीएम में कई खामियां मिली हैं। इस मामले को पहले पार्टी मीटिंग में उठाया जाएगा और फिर हम मीडिया में बात लेकर आएंगे। मैंने ऐसा बयान कभी सुना नहीं है। आपके पास ANI की क्लिप भी है, मैं ज़रूर देखूंगा इसको कि इस तरह की बात कही गई है तो उसके मन में क्या बात आई होगी। या तो वो आंकड़ों पे बोला होगा कि इतने बड़े नंबर्स आए, या सर्वे पे बोला होगा। अब मैं नया उदाहरण दूँ, मध्य प्रदेश के सर्वेज क्या बोलते थे, रिजल्ट क्या है। छत्तीसगढ़ का सर्वे क्या बोलता था, रिजल्ट क्या आया है। एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर हमने वो समय भी देखा है जब बैलेट पेपर आते थे और चौधरी देवीलाल जी को 256 से हरा दिया गया, और उस समय ये आरोप हमारी पार्टी ने उस समय की ने लगाया था कि हाँ 256 वोट जो थे वो बंसीलाल जी क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उन्हें भूपेंद्र हुड्डा की मदद करी। आप 1998 के चुनाव की बात कर रहे हैं? उससे पहले भी चौधरी देवीलाल जी हारे, शायद 5000 से कम के अंतर से हारे 96 वाला चुनाव जी। ये 2 चुनाव तो हरियाणा ने देखे थे जब बैलेट में कितनी गड़बड़ी होती थी। और आज ईवीएम में क्या हो सकता है, और डिजिटली जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ता जा रहा है,
संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब ये चैलेंज करता है कि कोई भी आके प्रूव करे, तब तो कोई ऐसी पार्टी आती मैंने है। पहले भी कहा, मैं कोई इंजीनियर बाय प्रोफेशन तो हूँ नहीं। ये तो वो लोग जो कंप्यूटर साइंसेज के इंजीनियर्स हैं वो फैक्चुअली बता पाएंगे और ये बेहतर डिबेट तरीके। चलती रहेगी। और ये चलती रहेगी। ये मुझे लगता है, मैं अमेरिका 4 साल पढ़ा और उस समय हैरानी की चीज़ है कि पेंसिल से अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है और आज भी वही तरीका है। 1 महीने पोलिंग चलती है और हम 1 दिन के अंदर देश का भविष्य तय कर देते हैं। 7 फेजेस 1 दिन में निपट जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। आप चाह रहे हैं कि फिर से बैलेट पेपर आ जाए? मैं इस चीज़ पे ना मेरी चाह इधर है, जो सिस्टम है हाँ क्लियर हो, अच्छा हो, आप हरियाणा की एक महत्वपूर्ण पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, आप क्या सोचते हैं इसका? आप मेरे को 245 का आंकड़ा क्रॉस कर, 273 का आंकड़ा क्रॉस करा लीजिए। पार्लियामेंट में जब पहुंचूंगा, जब कहूंगा मेरी चाह क्या है, बदलाव तो वहीं से लाया जा सकता है। अच्छा, आप चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल का जिक्र कर रहे थे। क्या है आपकी शुरुआती स्मृतियाँ? एक हम लोगों को तस्वीर दिखी, रोहतक के ही लोकसभा चुनाव की तस्वीर है, जिसको आपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। आप गोद में बैठे हुए हैं उनकी। मैंने चौधरी देवीलाल के 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार डोर टू डोर किया था। कितनी उम्र थी आपकी? 10 साल का। 88 का जन्म है, 98 तो 10 साल का था मैं। और लगभग 7 दिन हम रोहतक स्टेशन रहे थे। कुछ काम नहीं था क्योंकि उस समय भाषण, नारे, यही काम तो हमारे हिस्से आते नहीं थे। तो हम भीड़ का हिस्सा बनकर झंडा लेकर आगे आगे बेल बजाया करते थे कि डोर टू डोर के अंदर लोग घर से बाहर आए और फिर पार्टी के सीनियर नेता पर्चे देके जाए। और उस दौर के बाद मुझे ज़्यादातर याद एक दौर है 2000 के चुनाव का, शायद 99 लोकसभा का जी, जब हम सिरसा शिफ्ट हुए थे और मैं सनार से छुट्टियों में आया था। और उस समय चौटाला साहब के पोस्टर आए थे और कुमारी शैलजा शायद सिरसा का चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और हमारे इंदौरा जी कैंडिडेट थे। तो जब आटे की लेई नहीं होती, आटे की लेई लेकर हम साइकिल पे पोस्टर लेकर जाकर चिपकाया करते थे। और सिरसा के अंदर मेरे ख्याल से राम कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, बरनाला रोड, ये सारे एरिया में पोस्टर जितने लगाए, हम 6-7 गली के दोस्त थे, उनने लगाए ये टाइम की। तो वो टाइम याद है, मगर पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट या कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। हाँ, ये जो बटन होते हैं शर्ट के, उस समय क्या एक प्रचार सामग्री याद है कि इन बटन पे बिंदी लगाया जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। वो अब आउटडेट होगी शायद, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। उस समय वो बिंदी हुआ करती थी, तो लोगों के जाके बिंदी ऊपर से नीचे तक बिंदी लगा के आया करते थे कि प्रचार का एक साधन है कि घूमता फिरता आदमी बटन से भी प्रचार कर सकता है। एक जब आप और बड़े हुए, कॉलेज में गए, हम लोग जब आपके परिवार की, हरियाणा की राजनीति को देखते हैं तो एक 87 का चुनाव दिखता है जिसमें चौधरी देवीलाल को अभूतपूर्व बहुमत मिला। ऐसा किसी को हरियाणा ने, जिसको लोक भाषा में कहें, इतना झूम के जनादेश नहीं दिया जैसा 87 का जनादेश था। हालांकि जानने वाले ये भी कहते हैं कि जनादेश उसके 5 साल पहले भी था, लेकिन गवर्नर हाउस में जो बैठे थे, कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी कि ताऊ ने क्या किया महामहिम के साथ। और 87 से हम जब 1998 तक आते हैं तो वही चौधरी देवीलाल, जिनके एक इशारे पे हरियाणा से लेके और बिहार तक टिकट बटा करते थे, मुख्यमंत्री के दावेदारों के वज़न होते थे, वो रोहतक से लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। कभी बाद में आपको लगा कि ये परिवार की साख या उनके लिए, ताऊ के लिए बड़ा, फिर बाद में उनको राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आए? मेरा जन्म 88 का है, तो वो दौर तो मैं पॉलिटिकली सुना है। हाँ, मुझे याद इसीलिए मैंने नहीं। कहा कि और 89 से लेके 99 का जो संघर्ष का दौर कह लीजिए, या जो अप्स एंड डाउन्स 91 के बाद आए वो कह लीजिए, वो भी प्रैक्टिकली लोगों से सुने हैं कि इस तरह से चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा शुरू करी और यात्रा में कह दिया बोफोर्स का गोला 5 किलोमीटर गिरता है, और लोग मानते थे। और चौधरी देवीलाल जी हरियाणा से चले और साउथ इंडिया, शायद एक प्रेस के ही आपके पुराने साथी ने बताई कि चेन्नई गए, एक दिन पहले राजीव गांधी बोल के गए चौधरी देवीलाल आएगा, हिंदी में भाषण देगा,
और चौधरी देवीलाल ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि तू हिंदी में सारी अंग्रेजी लिख दे। और उनने अंग्रेजी में पढ़ के मतलब जितना डायलेक्ट चेंज कर पाए रिटर्न में, और उसमें अपना भाषण दिया रात को 11:30 बजे, और हजारों लोग थे। देखिए चौधरी देवीलाल जी का एक ऑरा, और उस समय की राजनीति में वो ऑरा, वो कद, मुझे नहीं लग सकता देश भूल सकता है। हाँ, उनने अपना पॉलिटिकल लीनिएज जो था वो चौटाला साहब को दिया, और उस समय चौधरी रंजीत सिंह जी चौटाला साहब के बीच में जी बाइफर्केशन हुई, और हुकुम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उस स्टेबिलिटी नहीं आई। देश की सरकार भी 2 बार शिफ्ट हुई, वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर के बीच में, दोनों में चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद भजनलाल जी की सरकार आई, बंसीलाल जी की सरकार आई। केंद्र पॉलिटिक्स बहुत नरेटिव चेंज हुआ पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के बाद। अवसर जरूर उनके पास था देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट के और आई के गुजराल की गवर्नमेंट में, बट वो एज हैड कम टू हिम एट दैट टाइम। और उस समय के बाद मुझे लगता है राज्यसभा के अंदर तो चौधरी देवीलाल जी शायद 1.5 साल ही एज ए मेंबर रहे, और उसके बाद उनका देहांत हो गया। मगर उनने जितना विजन देश को दिया है वो कोई नहीं भूल सकता। छोटी छोटी चीज़ें थी, बदलाव की चीज़ें थी, शायद हम सोच नहीं सकते कि वो विजन क्या स्वरूप ले गया। ओल्ड एज पेंशन है, हरियाणा से शुरू हुई, देश में लागू हुई। मनरेगा है, कांग्रेस आज क्रेडिट लेती है कि मनरेगा हम लाए। आप इतिहास उठाइए, हमारे हरियाणा में बाढ़ आई झज्जर के एरिया में, ये जो सारा मातन हिल और ये वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर पानी ही पानी था, और लेबर नहीं थी कि बांध कौन बांधेगा। तो चौधरी देवीलाल जी के थॉट प्रोसेस से एक स्कीम आई कि काम के बदले अनाज, और उस समय था भी जो काम करके जाएगा उसको इतनी गेहूं दी जाएगी, अनाज दिया जाएगा कि वो अपना घर चला पाए, क्योंकि बाढ़ में घरों में भी अनाज नहीं बचा था। आज वही काम के बदले पैसा मनरेगा है, इतने घंटे फिक्स है, आप काम करो आपको मजदूरी मिलेगी। हम चौधरी सुल्तान सिंह जी का इंटरव्यू सुनते थे, पहले फॉर्मर गवर्नर थे, अब उनका निधन हो गया। वो बताते थे मैं चौधरी देवीलाल के साथ झज्जर जा रहा था रोहतक से, और एक औरत भाटे तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ रही थी सड़क पे। चौधरी देवीलाल जी ने गाड़ी रोकी, कहा बेटी तू यहाँ क्यों काम कर रही है? कहती जी मैं क्या करूँ, अगर काम नहीं करूँगी तो ये पेट में जो पल रहा है ये भी भूखा मर जाएगा। और उस समय एक योजना शुरू करी थी जच्चा बच्चा, हरियाणा से शुरू हुई, आज पूरी दुनिया के अंदर उसको मैटरनिटी लीव के तौर पे जाना जाता है। मैंडेटरी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट हो, कि आपको देनी पड़ेगी। फिर बाद में चाइल्ड केयर लीव भी आ गई। ये छोटे 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 इतिहास के चेंजेस हैं। और चौधरी देवीलाल की कोई एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसके अंदर कोई हार्वर्ड या डॉक्टर अम्बेडकर की जगह या गांधी जी की तरह वो विदेशों में पढ़ के आए हो। उन्हें तो शायद 5वीं करी थी, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई में उतर गए, और इंडिपेंडेंस की लड़ाई के बाद भगत सिंह की शनात परेड का हिस्सा रहे। कई चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी है इतिहास की, मगर आप उनके जीवन के अंदर देखिए कि वो कैसे आम आदमी की समस्या सुनते थे और उसको किस तरह गवर्नमेंट के अंदर आके उन्हें रिजॉल्व किया, वो बहुत बड़ी बात थी। आप चौधरी देवीलाल का जिक्र कर रहे हैं, जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ दुष्यंत चौटाला का, चौधरी देवीलाल का एक इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि आपके दोनों बेटों रंजीत और ओम प्रकाश के बीच लड़ाई क्यों रहती है, आपके दादा और छोटे दादा। तो चौधरी साहब बहुत बहुत खरी बोलते थे। बोले अब आप पूछोगे वीपी सिंह अर्जुन सिंह की लड़ाई क्यों रहती है? लड़ाई रहती है राज के लिए, दोनों पॉलिटिक्स में दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए लड़ाई रहती है। अभय और अजय चौटाला के बीच लड़ाई क्यों रहती है? अब आप पूछोगे कि क्यों छोटे छोटे नुक्कर ये लड़ाइयाँ और पॉलिटिकल पार्टी में रहती है। मैंने एक दौर देखा है एनएलडी का, जो आप मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हो, संक्षेप में बता रहा हूँ कि 2018 के अंदर एक रैली हुई, और उस रैली में पब्लिक सेंटिमेंट क्या थे और उसका रिएक्शन क्या आया। हमें तो 5 दिन बाद एक नोटिस मिला जी, और उस नोटिस को भी पहली बार मुझे लगता है आईएनएलडी के युग में बाया ईमेल भेजा गया मेरे ऑफिशियल ईमेल पर कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की परोल हुई 21 दिन की, हम तिहाड़ से लेके आए।
हम पार्टी से निष्कासित हैं दोनों, मैं और दिग्विजय। जी अजय सिंह चौटाला जी स्टेट में घूमने लगते हैं और शायद तीसरे दिन 2 जिले एक दिन में किए, उन्हें 6 जिले हुए थे। यमुनानगर पहुंचे थे और यमुनानगर पहुंचते ही मैं बादल साहब के साथ बैठा था। ये फैक्चुअल इंसिडेंट है, 1:30 या 2 बजे का टाइम था, पंजाब के MLA फ्लैट्स के अंदर। बादल साहब के उस समय बैक में प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको मिलने गया और मैं प्रकाश सिंह बादल, बड़े बादल साहब के साथ, और बड़े बादल साहब के साथ बैठा मैं उनको ये पूरा वाकया बता रहा हूँ कि हमें पार्टी से निकाल दिया, पिताजी घूम रहे हैं। और इतने में टीवी के स्क्रीनशॉट मेरे ऑफिस से मेरे मोबाइल पे आए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौटाला साहब के आदेश अनुसार, जो कि अनसाइंड लेटर था, और ये आदेश दे दिए जाते कि अजय सिंह चौटाला भी पार्टी से निष्कासित है। अब उस दौर के अंदर उनकी इनसिक्योरिटी क्या रही है या चौटाला साहब के मन में क्या था, उसके ऊपर तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या हुआ? मगर मैंने एक चीज, शायद 9 दिसंबर की रैली थी जब पार्टी की स्थापना हुई, मैंने उसमें बोली थी कि कई बार चिड़िया को पिंजरे से निकाल के इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो ऊंचाई भी देख ले और देखे कि उसकी ग्रोथ कहाँ है। बहुत ऐसे पक्षी हैं जो शाम को फिर पिंजरे में आ जाते हैं, और बहुत ऐसे पक्षी हैं जो एक बार अपने विंग्स खुला लेते हैं तो दे फ्लाई। हमने उस दिन के बाद कभी बंद होकर एक कमरे में अपने आप को रोका नहीं। आज 5.5 साल हो गए। वी हैव वर्कड ऑन अ विजन जो चौधरी देवीलाल जी का कहीं ना कहीं आमजन को फायदे पहुंचाने का था। वापिस INLD की तरफ जाना इसलिए नहीं बनता था क्योंकि हमें पार्टी से निष्कासित किया, या तो पार्टी उस निष्कासन को वापस लेती। और आज INLD किस जगह है, नंबर्स के अंदर हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 2% वोट शेयर पे आ गई है, एक विधायक उनका जीता। तो उस समय अजय सिंह के बीच में कभी कोई टसल लड़ाई नहीं हुई। बट यस, देयर वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन एंड आई रिमेंबर, यू कैन कोट मी व्हेन एवर यू वांट टू। मैं मेरे पिताजी के साथ दिल्ली से जींद की शायद 17 नवंबर की रैली थी, जब पार्टी से अलग होने का ये निर्णय लिया जी। तो उस दिन एक हमने मीटिंग रखी थी स्टेट कार्यकारिणी की, क्योंकि मेरे फादर स्टेट जनरल सेक्रेटरी थे, तो ही हैड द पावर टू कॉल दैट। ये 9 दिसंबर की जींद की मीटिंग नहीं, 17 नवंबर की बात है, जब पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया जी। तो उस मीटिंग के अंदर हम जा रहे थे और मैं और पिताजी चर्चा कर रहे थे। तो मैं फादर सेड वन थिंग, कहते INLD का सिंबल नहीं लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे ना। आई वाज कि हमें छोड़ देना चाहिए जी, हम नया खड़ा कर लेंगे। 2 महीने लगते हैं पार्टी खड़ी करने में, नाम रजिस्टर कराने में, सिंबल आने में, एक चुनाव लगता है। एक शुरुआत करते हैं। मैंने कहा अगर हमने पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई के लिए कोर्टों के धक्के काटे, जो आज आप देख रहे हैं शिवसेना, NCP या थोड़े दिन SP में भी चला, अगर हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे तो हमें कोर्टों में उलझा रहना पड़ जाएगा और हम फील्ड पे संगठन का काम नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन पिताजी ने एक बात कही कि हाँ, कि फिर अखिलेश आली को नहीं बना कि झंडे डंडे की लड़ाई लड़ियो। बागड़ी में कहते हैं भी अखिलेश वाली नहीं बनेगी, झंडे डंडे की लड़ाई लड़ रहे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि चौधरी देवीलाल जी ने कभी झंडे और डंडे से अपने आप को बांध के नहीं रखा। जब भी उनके पॉलिटिकल करियर में डिसीजन आया कि हाँ ये कदम उठाना है और उनको लगा ये आदमी मेरा सिंबल मेरी मेहनत के ऊपर है, तो ही मेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम इतिहास पढ़ते तो ऐसी ऐसी पार्टी है जो शायद आपने भी अपने जीवन में नहीं सुनी होगी। एक पार्टी थी चौधरी देवीलाल की, उसका नाम था दमकिप्पा जी, दलित किसान मजदूर पार्टी। मैं तो लोगों से सुनता हूँ तो पता चलता है चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन में दल और लोकदल, जनता दल, पता नहीं कितने बनाए। लोकदल का विलय हुआ, जनता दल, फिर जनता दल से फिर कितनी पॉलिटिकल पार्टियों में वो गए, मगर
उस दिन मेरे को गाड़ी में एहसास हुआ कि हाँ, अगर आपके साथ लोग हैं, आपके साथ संगठन की सोच वाले, आपके विचारधारा वाले लोग हैं, तो आप एक नई शुरुआत में भी कामयाब हो सकते हैं। और हमने करी। उस मीटिंग में 17 नवंबर को भरी मीटिंग में, जब वी हैड मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट होल्डर्स ऑफ INLD, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि मैं मेरे छोटे भाई को झंडा डंडा सब कुछ देता हूँ और मैं एक नई शुरुआत का आगाम करता हूँ। और उसके बाद हम चौधरी देवीलाल हुड्डा ग्राउंड में एक छोटी पब्लिक मीटिंग वर्करों की थी, उसमें गए और वहाँ जो रोष दिखा, और 17 से 9 तक मात्र 18 दिनों में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ा जींद के अंदर, जब पार्टी का नाम हमने घोषित किया। और मैंने जब पूछा तिहाड़ जाके पिताजी से कि पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए, तो हम 10 ऑप्शन लेके गए। तो हमने 10 में से लास्ट में मिक्स एंड मैच कर कर निकाले। भाई चौधरी देवीलाल को हम जननायक चौधरी देवीलाल कहते हैं, तो जननायक उनके नाम से लिए। और जनता इज पब्लिक, तो जनता वहाँ से लिया। एंड फिर बात अटकी कि आगे पार्टी लिखना है, दल लिखना है। तो ही सेड तुम नए सोच के हो, दल से निकलो, पार्टी में रहो। तो जब हमने फिर पीछे पार्टी लगाया, तो वो एक शुरुआत थी। और मैं मानता हूँ जो आपका क्वेश्चन था कि लड़ाई हुई, झगड़ा, वो कोई लड़ाई नहीं हुई। दोनों ने अपने रास्ते चुने और दोनों में से अपने रास्ते में जो कामयाब हुआ आज वो आपके सामने है। क्या हुआ था 7 अक्टूबर को मंच पर? लोग अलग अलग क्लिपें, अलग अलग दावे, आप ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचते हैं, आपके समर्थक आपके चाचा की हूटिंग करते हैं, आपके भाषण में खूब चीयर किया जाता है, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मंच पर ही आपको डांटते हैं। इस तरह की कहानियां चलती हैं। क्या हुआ था? डांटा नहीं, क्या कहा मेरे को उनने पूछा कि ये कौन नारे लगा रहे हैं जी, और मैंने उनको स्पष्ट बताया कि ये कल शाम को मैं यहाँ नहीं था जब कुछ मेरे पीछे से इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट का आउटकम है। और वो इंसिडेंट ये था कि वॉलंटियर्स की ड्यूटियाँ लगती है, हर रैली में मेरी ड्यूटी होती थी। मुझे उस दिन कह दिया गया कि तू नहीं जाएगा, तू नहीं लगाएगा। मैं नहीं गया, मैं दिल्ली था। फिर फ़ोन आता है कि तू पहुँच, ड्यूटियाँ लगा, मैं नहीं जा रहा। और उस दौरान वो स्वयं किसका फोन आता है? अभय सिंह जी का। और वो स्वयं पहुँच जाते हैं और वहाँ आके कुछ युवा साथियों के साथ कुछ बातें हुई है विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो मैं कोट नहीं करूँगा। और उसके बाद एक एग्रेशन और एंथुजियाज्म कह लीजिए अलग दिखा, और वो उसका असर था कि अगले दिन नारे लगे, हूटिंग नहीं हुई। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा वहाँ हो। कोई ऐसा नारा नहीं लगा था। एक जरूर मांग थी लोगों की। ये नारा तो वीडियो पर है जिसमें समर्थक लगा रहे हैं। मैं उस समय स्टेज पे था और मैंने ये नारा नहीं सुना। हाँ, एक नारा उस दिन जरूर डेवलप हुआ था, और वो किसके लिए था मैं नहीं कोट कर सकता कि आया CM आया। ये नारा जरूर लगा। नाम ना दुष्यंत का ना था, चौटाला साहब का नहीं था, अभय सिंह का नहीं था, XYZ किसी का नहीं था। आपने कभी पूछा नहीं दादाजी से जाके कि ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, हम लोगों की गलती क्या थी? आप एज ए ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन पॉलिटिकल रिलेशनशिप को कभी नहीं चला पाएंगे। हाँ, पार्टी लीडर होने के नाते मैंने उनसे पूछा। मेरे पूछने के 2 दिन बाद पार्टी से टर्मिनेशन का ऑर्डर मेरे पास आया, और वो दिन एज ए पार्टी लीडर INLD की बात को हमने मेरे ख्याल से बिल्कुल एक लाइन के साथ क्लोज डाउन कर दिया था। पर ये दुष्यंत जी, एक दिन की चीज़ तो होती नहीं है। ये वर्चस्व की जो लड़ाई है पार्टी के ऊपर, किसका ज़्यादा असर, कौन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप 26 साल में सांसद हो गए, तो मैं तो राजनीति में 13 में आया जी। मैं तो कॉलेज में अमेरिका रहा 4 साल, 8 साल हिमाचल में हॉस्टल में रहा। 2013 26 तारीख की तो मेरी लंदन की फ़्लाइट थी मास्टर्स करने के लिए। मुझे तो क्राइसिस में ये मौका मिला कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लड़ा। 5 साल हाँ पार्लियामेंट में मेहनत करी, डेडिकेटेडली हरियाणा की INLD की बात को उठाया, हर विषय पर उठाया। मैं लीडर ऑफ पार्टी भी था, हर जगह मुझे अवसर भी मिलता था। ट्रैक्टर पे सवार होके भी गए। देखिए, आप कोई और कर पाए हो आज तक तो बताओ। और बड़े अच्छे तरीके से आपने कैसे परमिशन ले ली? मैं आपको वो वाकया बताता हूँ।
हुआ क्या कि सुबह मेरे को आप जैसा ही एक पत्रकार साथी गैजेट नोटिफिकेशन व्हाट्सएप करता है और मैं पार्लियामेंट के अंदर से सेंट्रल हॉल से निकल के और मैं एक फ़ोन कॉल करता हूँ। दिनेश डागर हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं शायद, उनको, दिल्ली के हैं। मैं कहा दिनेश जी एक ट्रैक्टर चाहिए। कहते हो जाएगा जी। मैं कहा 3 चीज़ें उसमें करवा लेना, उसकी आरसी नंबर प्लेट हो, उसकी इंश्योरेंस हो और उसका पोल्यूशन पास हो और रात को 11 बजे के बाद 18 जनपद पे ला देना। उसकी आरसी की कॉपी की फ़ोटो भेज दो। तो हमारे CPIC है जो पार्लियामेंट के एंट्री एग्जिट पास बनाता है, तो अगर MP अपने खुद की गाड़ी में नहीं आता तो एक दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं मेरा ये व्हीकल है और उसको दिल्ली पुलिस चेक करती है और उसके बाद पास बनता है। CPIC से मैंने भेजा ऑफिशियली, CPIC से मेरे को परमिशन मिल गई। ओवरनाइट दिल्ली पुलिस ने कहीं चेक किया। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट चलती थी, मैं 10:30 बजे ट्रैक्टर पे बैठ गया और लकीली मैं घर से बाहर निकल रहा था तो ANI वाले आ गए और वो कैमरा लगा लिया उनने। जब मैं लेके गेट तक गया, इतने में दिल्ली पुलिस ने मेरी परमिशन कैंसिल कर दी। मगर जो 1 नंबर गेट था जहाँ से MPs एंटर करते हैं, वहाँ पर लिस्ट में मेरे व्हीकल नंबर प्रिंटेड और मैं ले जाके गेट पे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और विरोध में गया मैं उस गैजेट नोटिफिकेशन के। तो दिल्ली पुलिस और सारा, और शायद बता दीजिए वो नोटिफिकेशन कमर्शियल व्हीकल वाला, कि उसमें एग्री ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल जी जब उप प्रधानमंत्री थे उस समय नोटिफाई किया गया था कि ये नॉन कमर्शियल एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको एज कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर कर दिया और गडकरी जी की नॉलेज में नहीं था क्योंकि ये तो ऑफिसर्स के बीच के नोटिफिकेशंस होते हैं। तो उस समय जब मैं गया गेट पे तो हमारे किसी एक सांसद की डेथ हो गई थी, तो ओबिचुरी हुई और एक प्रोसीडिंग है कि अगर सिटिंग MP की डेथ हो जाती है तो हाउस अडजर्न हो जाता है। तो 11:05 पे हाउस अडजर्न हुआ और हाउस अडजर्न होता ही तो सारा जैसे देश भागता नहीं है, MPs भी घर भागते हैं कि हाउस में रह के कोई बेनिफिट नहीं। PM उस दिन अंदर थे। जब मैं ट्रैक्टर लेके खड़ा तो PM का जो एंट्री एग्जिट है वो अलग है, तो वहाँ पर PM की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगी। आधे घंटे बाद एक जॉइंट कमिश्नर, 2 DCP, ACP, कम से कम 200 पुलिस वाले आ गए। मेरे पास जब वो शायद मीना जी होते थे फिर DG बने गोवा के, वो आए और कहते सर वी विल हैव टू अरेस्ट यू। मैं कहा अरेस्ट यू फॉर व्हाट? परमिशन है पीले रंग की, आज भी लेमिनेट करा के अपने पास रखी हुई है क्योंकि इतिहास का रिकॉर्ड है। मैंने कहा वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है, उनके पेज पे ये व्हीकल नंबर है कहते हैं। मैंने कहा मेरे पास पोल्यूशन है, मेरे पास RC है, दिल्ली में भी नोटिस लगा हुआ है कि ट्रैक्टर इस एरिया में चल सकते हैं, तो आप मेरे को अरेस्ट किस चीज़ पे करेंगे? 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम थे, एक हमारा राज्यसभा का MP था, 2 हम लोकसभा के MP थे। 3 सांसदों को आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो? संविधान के शायद 107 या 8 में लिखा हुआ है कि किसी भी सांसद के ऊपर एक्शन लेने से पहले जब सेशन इज ऑन तो आपको स्पीकर की परमिशन लेनी है। तो मैंने कहा आप अरेस्ट भी स्पीकर की परमिशन से करोगे और उनकी परमिशन से मेरा व्हीकल लाया हूँ। तो आधे घंटे की मशक्कत के बाद अंदर से सुमित्रा ताई का परमिशन आती है कि 1 नंबर से नहीं तो 4 नंबर से एंटर करेगा। मगर वो वाक्या, हिस्ट्री का ऐसा वाक्या मेरे जीवन में तो जरूर है, आई डोंट नो भविष्य में कितना यूज होगा, कि मैंने उस दिन एक चीज कही थी सुमित्रा ताई को जाके कि मुझे आज खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी इस सदन में लेके आए थे, आज मैं ट्रैक्टर लाया हूँ। उसके बाद तो शायद जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे मेघवाल जी, वो साइकिल भी लाए, फिर तो बुलेट बाइक्स भी आई और चीज़ें भी आई। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं ट्रैक्टर लेकर गया तो एक नोटिफिकेशन जो शायद एट लार्ज फार्मर को हार्म करती, हरास करती, हम उसको विड्रॉ करवा पाए। और मैं पूरे 25 दिन जब तक सेशन के अंदर से वो गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ नहीं किया, ट्रैक्टर पे गया।
आप इस सवाल पे जब हम आए उसके पहले बता रहे थे कि फैमिली क्राइसिस थी, मैं तो अमेरिका मास्टर्स करने जा रहा था, थोड़ा उस दौर के बारे में बताएं। देखिए 2013 के अंदर मैंने अमेरिका जाना था और एक दिन मैं उस दिन बाय चांस दिल्ली था, पिताजी कोर्ट में गए हुए थे और मैं नहाने घुसा हुआ था और एकदम फ़ोन आता है कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, जेबीटी घोटाले में। और उस समय ना तो हमारा लीगल इतना इन्वॉल्वमेंट थी, क्या केसेस हैं क्या है, और एकदम कह दिया जाता है जी जेबीटी स्कैम है, जिसको आप अभी घोटाला बोल रहे हैं जी, कोर्ट भी और बोला मैं है। कोर्ट में गया और कोर्ट के अंदर जाके मुझे पता चलता है कि जी रिजर्व कर लिया और 7 दिन बाद जजमेंट है, जेल जाना पड़ेगा। हमें तो ये भी नहीं समझ आ रही थी कि रोएं किस तरह मैनेज करें, 23 साल की उम्र थी और कैसे आगे चीज़ें संभलेगी। और उस दिन मैंने देखा कि माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर वर द ओनली 2 बोल्ड पीपल देयर। मैंने लोग कांपते भी देखे, रोते भी देखे। माय फादर टुक आउट हिज वॉच, पेन, पर्स। दादाजी ने वो किया कि घर ले जाओ, अभी 22 को मिलेंगे। मैं कहा जी ठीक है। 22 को आए और 22 को 16 को रिजर्व किया था, 22 को जजमेंट है। 22 को जजमेंट सुनाई और मैं कोर्ट में था उस और एकदम शायद सारा ही 1.5 मिनट का वाकया होगा। जज आते हैं, बैठते हैं और अक्यूज्ड 1 to 5, 10 years, अक्यूज्ड 6 to 52 या 55 जो भी था, इनको 4 साल और ख़त्म। एंड वो उठ के चले जाते हैं। किस धारा में, किस में डिटेल्ड जजमेंट हमने बाद में 300 कुछ पेजेस की पढ़ी। और मैं देखता हूँ सारे कमरे में, क्योंकि सारे डीओ रिटायर्ड लोग थे जो 5 के बाद थे, और सब कोई व्हील चेयर पे है किसी प्रकार से है और सब रो रहे हैं, बिकॉज सबके लिए एक सदमा था कि हुआ क्या, किस चीज़ की सजा दी। और आज भी मैं पूछता हूँ 3206 टीचर जेबीटी के उस समय लगे। मैं एक से मिला हूँ जीवन में, उसकी बेटी अभी नीट टॉपर थी, तो मैं उसके घर चाय पीने गया, तो चाय पी ली, जब बताया कि जी मैं उस 3206 में लगा था। आज तक मैं औरों से मिला एक बार बल्क में हूँ, 150-200 आए, जब हुड्डा गवर्नमेंट में ये कह दिया गया सजा होते ही कि इन सबको निकालो, तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। जब वो मेरे पास आए, जब मैंने कहा था भी वकील मैं करा दूंगा, लड़ाई तुम्हें भी लड़नी पड़ेगी, हम भी लड़ रहे हैं, और करवाया वकील। मगर उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक चीज नहीं समझ आई, 0 रुपीज इन्वॉल्व। जिसको नौकरी लगाया वो लोग कहीं नहीं हटे। स्कैम वर्ड जो यूज हुआ या सजा जिस चीज पे मिली, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। अजय सिंह चौटाला तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका तो लेजिस्लेटिव वर्क से कोई लेना देना ही नहीं था। आज केजरीवाल जी को आप एज ए चीफ मिनिस्टर जेल में डाल रहे हो, वो तो चीफ मिनिस्टर हैं। चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर, ऑफिसर साथ थे और थे। अजय सिंह चौटाला तो स्टेट लेजिस्लेटिव का पार्ट ही नहीं थे, बीइंग द चीफ मिनिस्टर सन और भविष्य का पॉलिटिकल फेस, दोनों को देखते हुए उनका नाम डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की जिस दिन जजमेंट आई, एंड आई वेंट थ्रू द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, 3 आरोप मेरे फादर पे थे। पहला कि जी ही मेड अ टेलीफोन कॉल टू संजीव कुमार सेइंग कि भी आप इसको ऑफिसर की इसकी भर्ती में मदद करो। उसका कोई सीबीआई के पास कहीं कोई तथ्यफुल रिकॉर्ड नहीं है कि कभी टेलीफोन एक्सचेंज के रिकॉर्ड में भी पता चलता होगा लैंडलाइन टू लैंडलाइन मिला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने वो स्ट्राइक ऑफ कर दी। एक बयान कपिल सिब्बल जी की ब्रदर की पुत्रवधू है रजनी शेखरी सिब्बल IAS, जिसको बाद में कई टीवी चैनल्स ने अवार्ड दिए, बड़ी ईमानदार ऑफिसर है, उसने अपना बयान दिया कोर्ट कि एक भाई साहब कमरे में आए और वो भाई साहब उनके सपने में 6 साल बाद निकलते हैं। फर्स्ट बयान और 6 साल बाद कि वो भाई साहब अजय सिंह चौटाला थे, चीफ मिनिस्टर के बेटे को जानती नहीं थी वो। और तीसरा आरोप जो कि सबसे इंटरेस्टिंग आरोप है कि जी अजय सिंह चौटाला तो भिवानी के सांसद थे
और उस समय भिवानी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, महेंद्रगढ़ अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। सीबीआई ने क्या मिक्स किया, भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन के बाद बनी, 2009 के बाद उसके नक्शे के हिसाब से कैलकुलेशन करी कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सबसे ज्यादा लोग 3206 में भर्ती हुए। ये 3 आरोप हैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे। इन 3 में से फैक्चुअली एक भी करेक्ट नहीं है, मगर फिर भी निर्दोष होकर 10 साल सजा काटी है। आप कह रहे हैं कि एक भी आरोप सही नहीं है। आपकी इन दलीलों को माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुनी? माना? कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में तो मैं था, आज कोर्ट करके कह देता हूँ। रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला जी हैं, 30 सेकंड में ऊपर से फाइल नीचे भेजी, केस डिस्पोज्ड ऑफ। आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। बहस होती है, पक्ष विपक्ष की बातें नोट करी जाती ये मेरे ख्याल है। से अगस्त 2015 की बात है। डेट तो मुझे नहीं याद, हाँ 15 की बात है। और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में बहस चली है और उसके अंदर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल थे शायद, उनने माना है अजय सिंह चौटाला के केस में कि हाँ टेलीफोनिक कॉल नॉट प्रूव्ड। रजनी शेखरी सिब्बल के बयान को मानते हुए एक तथ्य पे अजय सिंह चौटाला जी की सजा को बरकरार रखा है। मैंने तो वो दौर उस समय देखा है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे तथ्य पेपर के पूरे याद है, क्योंकि वो 384 पेज की जजमेंट थी। शायद मेरे को एक एक पेज को 8-8, 9-9 बार पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं वकालत में कुछ ना कुछ करूं। मैंने LLM करी, और वो भी करी क्रिमिनोलॉजी में, कि सीखूंगा कि कैसे कैसे लोग आज फंस जाते हैं बिना तथ्यों के। तो आप मान रहे हैं कि आपके परिवार को कोर्ट से न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, आज भी मानूंगा, 50 साल बाद भी मानूंगा, क्योंकि जो फैक्ट्स है ऑन पेपर है, अगर मैं आज कह सकता हूं आपके कैमरे पे कि वो गलत है, जिस पे सजा हुई है, आप धारा तो बताइए। कानून है, CRPC, IPC, PC एक्ट या नया ED वाला एक्ट है, इन्हीं के दौरान तो आप धाराएं लगाएंगे। जब टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं है और आप कह देते एक आदमी की बात सुनकर टेलीफोनिक कॉल हुई, तो वो फैक्ट्स कहाँ तक सच माने जाएंगे? आप बोल देते हैं कि भाई साहब आया था, कल तो मैं आपका नाम ले लूं कि आप मेरे पास इंटरव्यू करके गए 3 घंटे, ये बात कर दी और ये बात बाहर हुई। आपके पास तो कैमरा है प्रूव करने के लिए, उनके पास तो कोई तथ्य ही नहीं था प्रूव करने के लिए। आय से अधिक संपत्ति का जो मामला चल रहा है आपके पिताजी के खिलाफ, उसमें कुछ आपको लग रहा है वजन है? CBI ने चार्जशीट भी किया है। मेरे फादर 4 हाउसेस के मेंबर रहे, और ये सारा मामला उसी दौरान का है। वो राजस्थान असेंबली के 2 बार सदस्य रहे जी, हरियाणा विधानसभा के एक बार मेरे सदस्य, ख्याल से दाता रामगढ़, और एक बार हनुमानगढ़ की, हाँ, नौहर से और दाता रामगढ़ से रहे। एक बार डवाली से MLA रहे, एक बार राज्यसभा के मेंबर रहे, एक बार भिवानी लोकसभा से सांसद जी। जब लोकसभा हारे 4 में, फिर राज्यसभा गए थे 4 के बाद। हाँ, तो 5 बार इलेक्ट हुए हैं और 4 अलग अलग हाउसेज में इलेक्ट हुए हैं। एक भी बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने इनकम टैक्स अपना ना भरा हो। एक इलेक्शन एफिडेविट भी ऐसा नहीं है जिनमें उनने अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर ना करी हो। ये तो एक उस समय का ट्रेंड था कि PC एक्ट में DA डिसअप्रोप्रिएट एसेट वर्ड यूज करो, आय से अधिक संपत्ति, और सारे पॉलिटिकल लोगों पे मुकदमे कर दो। किसकी शय पर हो रहा था ये? कांग्रेस कर रही थी। कौन? सारी कांग्रेस का, जो अब कांग्रेस कहती है ED BJP का एक वेपन है, CBI वाज वेपन ऑफ कांग्रेस। अखिलेश यादव पे हुआ, मायावती पे हुआ, बाल साहब पे हुआ, चौटाला साहब पे हुआ, आप नाम लीजिए ना, देश भर के सारे पॉलिटिकल लोगों पे उस समय DA के मामले दर्ज हुए हैं। कोई भुगत रहा है, कोई साथ उनके दबाव में आके साथ खड़ा हो गया, उनके विड्रॉ हो गए। पर इसमें भी निचली अदालत ने सजा सुनाई। नहीं, मेरे फादर का तो अभी तक केस चल रहा है। अभी तो जो PW बोलते हैं उनकी बहस चल रही है। आज सुबह ही कोर्ट डेट थी। 27 मई को आपके दादाजी को 4 साल की जेल, 50 लाख का जुर्माना, आय से अधिक संपत्ति। बिल्कुल, चौटाला साहब को सुनाई, और चौटाला साहब के केस के अंदर भी, क्योंकि मैं उस केस को 2017 तक देखता था। अब वो जज ने किस एस्पेक्ट पे ली है, चौटाला साहब की और उनकी वाइफ की प्रूव्ड इनकम 7.5 करोड़ है जी, और उनके खिलाफ DA 6.5 करोड़ था।
1 करोड़ तो वो अपनी इनकम सीबीआई से फालतू दिखा रहे हैं। मगर किस सत्ते पे हुआ है, मैं जजमेंट तो पूरी नहीं पढ़ पाया क्योंकि 17 के बाद मेरे को आदेश दे दिए गए थे कि ये केस अभय सिंह देखेंगे, तो मैंने छोड़ दिया था। बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ। बात 19 की हो रही है पर अदावत 17 से ही शुरू हो गई थी। 17 के बाद परिवार के पुराने जानकारों ने मैंने बताया। यही बोला, 17 के बाद। 17 क्या हुआ ऐसा 2017 तक मैंने देखे हैं। लिटिगेशन में देखता था जितना बहुत दिल्ली में रह के, क्योंकि सारे हमारे केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो किसी को ने नहीं नोटिस करी आज तक। जी। बादल साहब पे केस हुआ, पंजाब में सुनवाई चली। अखिलेश जी पे और यादव फैमिली पे और मायावती जी पे हुआ, लखनऊ सुनवाई चली। भूपेंद्र हुड्डा पे हुआ, पंचकुला सुनवाई चल रही है। चौटाला साहब पे केस करके दिल्ली में सुनवाई करी गई। ये इकलौता केस है पूरे देश में जहां रीजनल पार्टी के लीडर को दूसरी स्टेट में जाकर के इस लड़ना पड़ रहा है। तो हम दिल्ली में, क्योंकि मैं सांसद था, मैं यहाँ रहता था और सेंट्रल दिल्ली से कोर्ट एक्सेसिबल था, तो वो मोबिलिटी के कारण मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं जाके वकीलों से मिल लूँ, तारीख की तैयारी कर लें, जो विटनेसेस हैं उनको काउंटर कैसे सवाल पूछने हैं वो हम तैयारी करा करते थे। तो उस दौरान मैं था। उसके बाद मेरे को आदेश दे दिए गए। जब किसने आदेश दिया? चौटाला साहब ने कहा, जब पार्टी अलग हुई कि अभय सिंह अब केस देखेंगे 18 में, मैंने छोड़ दी। वहीं से तकरार भी शुरू हो गई थी। नहीं, तकरार पॉलिटिकल और पर्सनल में बहुत अंतर है। जब आदेश आ गए कि आज के बाद ये केसेस अभय सिंह देखेंगे तो वो देखेंगे। अजय सिंह जी वाला केस हम देख रहे हैं, अब आज भी देख रहे हैं। 2019 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपने अपने पिताजी से जाके जेल में मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जेजेपी भाजपा के साथ गठबंधन करेगी। इस पूरे फैसले के दौरान, इस पूरे गठबंधन के दौरान 2 कहानियाँ बहुत चली। मैं आज पहली बार आपसे मुखातिब हूँ तो उनकी सत्यता आपके तय क्या है जान लेता हूँ। एक कहानी चली कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने, जो सांसदी के आवास में आपके पड़ोसी भी थे, आईओए में भी आप लोग साथ में रहे हैं, तो खेल प्रशासन की दृष्टि से भी और पारिवारिक संबंध की दृष्टि से भी आपका और उनके परिवार का निकट का संबंध है। उन्होंने मध्यस्थता की, आपकी मीटिंग करवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ और उसके बाद ये गठबंधन की शक्ल सूरत हुई। दूसरी बात चली कि गोपाल कांडा सिरसा से एक प्लेन लेके आते हैं जिसमें निर्दलीय बैठे होते हैं, एक सेल्फी पोस्ट करते हैं, तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है और बीजेपी को भी लगता है कि अलग अलग निर्दलियों की मान मनोबल से अच्छा है कि 10 विधायकों वाली एक पार्टी के साथ हो। क्या हुआ था और वो मीटिंग कहाँ हुई थी ये कोई नहीं बता पाता है आज तक। कौन सी मीटिंग? आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की, उसके पहले अनुराग ठाकुर बता की। जी प्लीज। मैं इलेक्शन का रिजल्ट आया, लगभग मेरे ख्याल से 4:30 बजे की बात है जब आरओ ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया और वहाँ से हम जुलूस निकाल के 5:30 बजे पार्टी ऑफिस से गाड़ियों में बैठे जी। और सारे एमएलएज को फ़ोन पे यही कहा गया कि सुबह 18 जनपद पे एक बैठक करेंगे और उसके बाद मैं डॉक्टर अजय सिंह जी से तिहाड़ मिल के आऊँगा, उनसे चर्चा करूँगा और आगे का फिर पृष्ठभूमि जो होगी तय करेंगे। रास्ते के अंदर मुझे सबसे पहले बीजेपी प्रभारी का अनिल जैन जी का फ़ोन आता है और वो बधाई देते हैं सिर्फ, और उसके बाद अमित शाह जी का फ़ोन आता है, वो भी सिर्फ बधाई देते हैं। मैं घर जाता हूँ, अनुराग जी मेरे पास आते हैं, वो बधाई दे के जाते हैं। अनुराग जी के परिवार का हमारे परिवार का 4 पीढ़ी का रिश्ता है। प्रेम कुमार धूमल जी और चौटाला साहब बड़े अच्छे रिश्ते एज ए ब्रदर, जैसे बादल साहब के साथ रिश्ते थे, चौटाला साहब के धूमल साहब के साथ भी थे। और पहला शायद आईपीएल का मैच था तो मैंने धूमल साहब को रिक्वेस्ट करी और उनने अपने छोटे बेटे की ड्यूटी लगाई और मैं अरुण की, और मैं जब धर्मशाला ज़िंदगी में एक ही बार गया था जब मैं मैच देख के आया। तो हमारे रिश्ते कोई आज के नहीं हैं, पुराने रिश्ते हैं। मगर अनुराग जी ने भी मेरे से उस रात को कोई चर्चा नहीं करी। अगले दिन सुबह बैठक हुई, सारे विधायकों से हमने चर्चा करी और विधायकों का एक मन था कि हम फ्रैक्चर्ड
अलायंस में ना जाए, स्टेबल अलायंस में जाए। फ्रैक्चर्ड अलायंस का मतलब 31 + 10 41 + 6, अगर इंडिपेंडेंट या 5 इंडिपेंडेंट आते हैं तो कभी भी सरकार हिल सकती है। और दूसरी तरफ था कि हम स्टेबल पे जाते, 40 + 10 50, अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों पार्टियों की सहमति रहेगी, निर्दलीय कहीं भी जाए। उसके बाद मैं तिहाड़ जाता और वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को बोलते कि सबसे संगठन में भी चर्चा कर लो। हमने पीएसी बुला रखी थी और मेरा मत तो यही है पीएसी के अंदर देना कि हम स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जाएं और नया संगठन है, गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर रहे, क्योंकि जो वादे गवर्नमेंट के अंदर लोगों से करे हैं वी शुड फुलफिल देम। मैं घर आ गया, घर आके पीएसी की बैठक हुई। 4 साढ़े 4 बजे बिल्कुल अनुराग जी का फ़ोन आया कि एचएम मिलना चाह रहे हैं और मैं अनुराग जी की गाड़ी में एचएम के घर गया और मैंने बैठते ही उनसे 2 विषयों पर बात करी। मैं कहा जी मेरा पहला वादा 75% का है लिटिगेशन का, हम चाहते हैं ये फुलफिल हो। लॉ हमने ड्राफ्ट किया हुआ है, हम जो भी ओपिनियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐड होना चाहेगा इस लॉ में या जो इंडस्ट्री की तरफ से ऐड होना चाहेगा, जो हरियाणा के बाहर के दर्शक हैं उनके लिए बता भी दें, ये जो आप रिजर्वेशन लोकल रिजर्वेशन 75% है, जो कि महाराष्ट्र में 80% है, तेलंगाना में 80% है, शायद 90% उत्तराखंड के अंदर है। हर स्टेट का अपना कानून है जी। हरियाणा ने कुछ अलग नहीं किया, पर हमने कानून बनाया, ड्राफ्ट किया कि हमारा प्राइमरी एजेंडा है, हम इसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, हम सहमत हैं। मैं कहा दूसरी चीज़ है यू मेक अ कमेटी, और वो कमेटी विषयों पर जो हमारे घोषणा पत्र के आपके घोषणा पत्र के म्यूचुअल है उस पर इमीडिएट एक्ट करें, और हमारे घोषणा पत्र के मुख्य चीज़ों पर हम थोड़ा थ्रस्ट है कि हम पूरा करेंगे। जैसे 50% वुमेन रिजर्वेशन है, एग्जामिनेशन सेंटर 50 किलोमीटर के अंदर में है, बुढ़ापा पेंशन है। तो उनने मेरे को कहा कि ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बना दी जाएगी। वो कमेटी बनी अनिल विज जी की अध्यक्षता में, हमारे एमएलएज भी थे, उनके भी थे। तीसरी चीज कि हमारी हिस्सेदारी क्या रहेगी, एंड ही सेड वन थिंग एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, कि सम्मानजनक और अच्छी रहेगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है, कभी ये नहीं कहा कि हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, कभी ये नहीं कहा हमारे इतने चेयरमैन होने चाहिए। और मेरे साथ 4.5 साल सम्मानजनक तरीके से एक हेल्दी अलायंस चला। अगर बीजेपी के 2 चेयरमैन बने किसी बोर्ड में तो हमारा 1 बना, उनके मिनिस्टर्स थे उस प्रोपोर्शन में, हमारे पास मिनिस्टर्स थे। और एक चीज ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं कि 4.5 साल में कभी टसल नहीं हुई। मैंने और स्टेटों की अलायंसेस देखी हैं, वाद विवाद इतने बढ़ जाते हैं, फिर कीचड़ उछलते हैं या पेपर फटते हैं या कुछ बोला जाता है। मुझे नहीं लगता 4.5 साल में कभी हमने ऐसा कोई वाकया देखा भी हो, सुना भी हो। और वो बात कर कर मैं चला गया। नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आता है कि अगर अलायंस की आज ही अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो रात को 8 बजे एचएम के घर पे, उस समय नड्डा जी अध्यक्ष बन गए थे, एचएम थे, मैं था, मनोहर लाल जी थे, अनुराग जी थे और एक और व्यक्ति था, शायद अनिल जैन जी हैं या कौन थे। और एचएम के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी आज तक की बीजेपी की हिस्ट्री में। और वहाँ ये अनाउंस किया जाता है कि मनोहर लाल जी सीएम बनेंगे, दुष्यंत डिप्टी सीएम बनेंगे। और अगले दिन मेरे को मैसेज आता है कि जी दिवाली वाले दिन शपथ ग्रहण समारोह। और मैं तो सिरसा जा रहा था, चंडीगढ़ जाते हैं, ओथ लेके सिरसा गया। बाद में ज़रूर मैं उनसे मिला और उसके बाद हमने डिस्कशन करी कि जी ये मिनिस्टर्स हमारे हैं, ये डिपार्टमेंट्स जो पार्टी के हिसाब से हमने शेयर करने हैं। तो वो सारी ज़रूर डिस्कशन हुई हैं इन लेटर एस्पेक्ट्स, बट उससे पहले इतना ही वाकया था। मनोहर लाल जी की भी रजामंदी ली गई थी या उनको बता दिया गया था कि ये नई व्यवस्था है? बीजेपी का खुद का जो इनर नरेटिव है, और मैं तो मनोहर लाल जी वाली आपके कोई किसी ने क्लिप भेजी थी जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। सहज रहे आपके और मनोहर लाल जी के 4.5 साल रिश्ते? बहुत अच्छे रहे,
और बहुत अच्छे मैं इसलिए कहता हूँ, लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके रिश्ते बहुत अच्छे अब भी हैं। अच्छे इसलिए रहे, ही वॉज डबल माई एज। मैं 30 का था, वो 65 के थे। आज मैं 35 का हूँ, वो 70 के हैं। इस पूरे वाक्य में उनका एक्सपीरियंस या मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपोजर या उनका एक्सपोजर, कभी भी उस पॉइंट पे नहीं आया कि हम स्टेट को हार्म कर रहे हैं। हमने बहुत बड़े निर्णय करे, बहुत बड़े कदम स्टेट के लिए उठाए, आज उसका फ्रूट हरियाणा ले रहा है, मगर दोनों ने मिलकर डिस्कस कर कर उसको इम्प्लीमेंट किया। मुझे 4.5 साल में ये कभी नहीं महसूस हुआ कि मनोहर लाल जी ने दूसरे डिपार्टमेंटों में भी कोई निर्णय ले लिया और आज दुख है कि मेरे से पूछा नहीं, या मेरी बताई हुई कोई चीज को उनने हाँ भर के ना पूरी करी हो, या उनने अपने बजट के अंदर या अपने विजन के अंदर एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि उनका विजन था, उनने ऐड ऑन ना किया। बल्कि मैं आपको बताता हूँ जी, लास्ट क्या इसी का वाक्य है बजट सेशन का। मैं मेरे ऑफिस में बैठा था विधानसभा में, और अगले दिन बजट आना था, और बैठे बैठे मैं एक हमारे कोई छाता है, बीरबल का छाता नारनौल में, उसको मैंने ना 6-7.5 करोड़ रुपया PWD से लगवा के रिपेयर कराया। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है। तो मैंने वो ऐड किसी ने न्यूज़पेपर में छापी हुई बीरबल के छाते की, और मैंने देखा, और 2 ऑफिसर्स बैठे थे मेरे साथ, किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी, और एक ऑफिसर ने कहा, कहते सर आपने जिंदा कर दिया। मैंने कहा जिंदा तो कर दिया, मगर कल बजट आ रहा है, इस पे विजन नहीं होगा कोई। और मैं एक पेपर पे 200 करोड़ लिखा था, 200 करोड़ लिखा था, और मैं लिख के आर्कियोलॉजिकल साइट्स इमीडिएट रिपेयर लिख के, एंड आई वॉक इन टू CM's चेम्बर, और मनोहर लाल जी और उनके सारे ऑफिसर्स स्पीच तैयार कर रहे हैं। मैं कहा जी 1 मिनट ले लूँ कि ले लूँ। मैं कहा जी सारे इनपुट्स तो आपके पास आ गए होंगे, ये इनपुट कोई नहीं देगा कि हमारे शायद 77 हैं हरियाणा में स्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो ASI के पास नहीं है। मैं कहा 77 में से इस साल 20 को रिपेयर करने के लिए 100 करोड़ रुपया डालना चाहिए बजट में। एंड ही लुक्स एट मी लाइक, और किसी ने नहीं दिया, अच्छा सुझाव है। और अनुराग रस्तोगी IAS है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, अनुराग इसको ऐड करो। और मैं अगले दिन आई वाज वेटिंग, ऐड होता है नहीं होता, स्पेशली सब ने मेरे को अप्रिशिएट किया, और हमारे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी ने स्पेशल मेरे को मैसेज भेजा, सर ऑल बिकॉज ऑफ यू 100 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को मिल गया। सिविल एविएशन का आई गिव हिम सजेशन। जब शुरू में डिपार्टमेंट्स दे रहे थे तो मैंने उनको कहा जी मेरे को सिविल एविएशन दे दो। ही लुक्स एट मी एंड सेज क्या करेगा दुष्यंत, ये तो सिर्फ हमारे हेलीकॉप्टर और जहाज के बिल निकालने का महकमा है। मुझे लीव इट अप टू मी, आई हैव अ विजन फॉर दिस डिपार्टमेंट। 2019-20 के बजट में सिविल एविएशन शायद 38 करोड़ का टोटल डिपार्टमेंटल बजट था। हमारे पास 5 एयरस्ट्रिप्स थी हरियाणा में, 38 करोड़ बजट था। इस साल के बजट में पता कितना पैसा था? 3996, 1000 गुना की ग्रोथ सिर्फ विजन देने से कि हाँ एविएशन इज अ फ्यूचर सब्जेक्ट, वी शुड वर्क ऑन टू दैट। और इस साल के बजट में स्पेशली हिसार के अंदर हमने एविएशन कॉलेज के निर्माण के लिए अनाउंसमेंट करी। हाँ, इट इज़ अ फील्ड ऑफ पैशन। मैं बचपन में सोचता था कई बार फौज में जाऊं, पायलट बनूं, पॉलिटिशियन तो कभी सोचा नहीं था। बट हाँ, अमेरिका रहा, उस समय भी मैंने 2 घंटे हेलीकॉप्टर उड़ाने का ट्रेनिंग ली। एक बार बेल करके कंपनी थी LA बेस्ड, मगर मैंने छोड़ दी बीच में, नहीं हुआ। बट दैट वाज अ पैशन कि मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ, उसको उठा सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ। और हिसार के अंदर हमने अब 7300 एकड़ के अंदर एविएशन हब बनाया। गुड़गांव में 30 एकड़ भी HSIDC से हम ट्रांसफ़र करके हटे हैं एविएशन डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर हेली हब, जैसे टैक्सी स्टैंड होता है जी, आपके बस स्टैंड होता है, हेलीकॉप्टर स्टैंड बनेगा, हेली हब बोलेंगे उसको, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की कनेक्टिविटी का एक एपी सेंटर बनेगा। अब बिल्कुल ग्लोबल सिटी के साथ हम बनाने जा रहे हैं।
हमारे 4 एयर स्ट्रिप्स जो बचे हिसार को छोड़ के, उन चारों पे अब FTOs चल रहे हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स। कल मैं भिवानी था तो जहाँ भाषण दे रहा था वहाँ एक बूढ़ी औरत कही कि तेरी वजह से 10 जहाज घूमते हैं हमारे घर के ऊपर हर रोज। तो फ्लाइंग हो रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर टाटा ने एयर इंडिया को खरीद कर मुंबई में अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाया, गुड़गांव में बनाया। स्टूवर्ड एयर होस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी, इंजीनियर ट्रेनिंग एकेडमी गुड़गांव में बनाए। हम मोटिवेट कर पाए क्योंकि हाँ, उनको भी लगता था कि देयर इज समबडी हु कैन सपोर्ट अस। इंडिया में इकलौता स्काई डाइविंग अगर इंस्टीट्यूट कहीं चल रहा है तो नारनौल में चल रहा है, और देख के आना चाहिए। 2 लड़के हैं, दिग्विजय और रुद्रा, और वो 1200 जंप्स हर साल कराते हैं, और दे आर इनटू प्रॉफिट्स नाउ। दूसरा जहाज खरीद लाए कि डिमांड इतनी ज़्यादा है इंडिया में स्काई डाइविंग और एरो स्पोर्ट्स की, मगर कोई फुलफिल ही नहीं करता, कोई स्टेट सपोर्ट ही नहीं करती। अब शायद हमारे बाद मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश ने पहली बार कोई पॉलिसी बनाई है एरो स्पोर्ट्स की। बात शुरू हुई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह के बंगले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसी बंगले पर फिर से होती है 12 मार्च 2024 को मीटिंग। 13 की सुबह 13 की सुबह क्या हुआ उस मीटिंग में? मीटिंग में चर्चा हुई सीट शेयरिंग के ऊपर, क्योंकि 3 राउंड की चर्चा पहले ही हो रखी थी। और जहाँ वो 3 राउंड की चर्चा अमित शाह से हुई थी या JP नड्डा जी से भी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो लोग चर्चाओं में थे उनसे भी हुई। किन 2 सीटों के लिए? 2 ही सीटें भिवानी, थी? महेंद्रगढ़ और हिसार। एक चौधरी धर्मवीर वाली सीट और एक विजेंद्र सिंह वाली, सिटिंग MP की बात करें तो। एक चौधरी अजय सिंह चौटाला वाली सीट है और एक दुष्यंत चौटाला वाली सीट। ये आपका लॉजिक था जो बीजेपी ने नहीं माना? लॉजिक के बाद भी हमने ये कहा था कि 5100 पेंशन कर दीजिए और विधानसभा की सीट शेयरिंग तय कर दीजिए। इसके लिए भी बीजेपी राजी नहीं हुई? उन्हें समय मांगा था, बताएंगे। और लोकसभा के लिए ब्लंटली मना कर दिया? लोकसभा एक जो हमें ऑफर हो रही थी रोहतक की सीट, उसके लिए हमने मना कर दिया था, क्योंकि आज भी हुड्डा जी ये कहते हैं कि ये वोट काटते हैं या हमारे खिलाफ आ रहे हैं या बीजेपी की बी टीम है, इस तरह के बयान वो देते हैं जी। मगर अगर हम उनके सामने लड़ते तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को सिद्ध करना जो पब्लिक के आगे चाहते हैं वो सफल हो जाते हैं। रोहतक की सीट दी जा रही थी। हमारी प्राथमिकताएं 2 सीटें थी, और जब उनसे टॉपिक डिविएट होता था तो फिर हमारे लिए तो 10 लड़ना बराबर है। आज भी तो रोहतक लड़ेंगे ही। चर्चा ये भी चली कि बीजेपी को अपने इंटरनल सर्वेज में नज़र आया कि जाट वोट उनसे भी छिटक रहा है, और जेजेपी साथ रहेगी तो एक तरफा कांग्रेस की तरफ एक मुश्त जा सकता है। कांग्रेस वाले इस थ्योरी को और भी प्रोपोगेट करते हैं, कहते हैं कि वो डिवीजन हो जाए इसलिए ये बाहर आ गए हैं, और इसीलिए अभी भी इतना मीठा मीठा बोलते हैं क्योंकि चुनाव के बाद फिर से गठबंधन की गुंजाइश रहे। मैं एक चीज, शायद आपके ही साथ हुड्डा जी का इंटरव्यू हुआ था जी, उसमें हुड्डा जी ने शायद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और सोनिया जी को बता के दिया। जितना मेरे को किसी ने, आप भी स्टडी करके आए आनंद हैं, वाले राज्यसभा प्रकरण की बात कर रहे शायद हैं। उसी प्रकरण की किसी ने फोटो क्लिप भेजी, मेरे मोबाइल में भी है। मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मैं कांग्रेस ने बीजेपी को वोट दिया। मैं बीजेपी के साथ अलायंस रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा जी का एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम है कि बेटे को ताकत दे दो। दीपेंद्र हुड्डा को वो खुद की ताकत पे नहीं जा रहे, वो नवाब साहब को आगे लाना चाह रहे हैं। और नाम नहीं लेते हैं आप लोग एक दूसरे का? मुझे जरूरत ही नहीं, आप समझ गए। अच्छा, आप नवाब साहब बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा को? नहीं, मैं तो आज ही बोला है आपके इंटरव्यू पे जी। पर कहीं ना कहीं वो अपने पुत्र मोह में इतने आ चुके हैं कि वो खुद को हर जगह उसी तरह ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद कुमारी शैलजा का इंटरव्यू सुन रहा था 2-3 दिन पहले का जी। वो शायद पहले पॉलिटिकल लीडर होंगे नेशनल पार्टी में जो सेल्फ डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस ने तो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया। मगर वो कहीं ना कहीं खुद का क्लेम इतना बड़ा कर चुके दैट ही थिंक्स ही इज बिगर देन कांग्रेस।
आज के दिन उनका बारी बारी ये कहना कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, हम तो वोट काटेंगे। मुझे वो दिन याद है जब दिग्विजय को हमने सोनीपत चुनाव लड़ाया। भूपेंद्र हुड्डा ने उस समय एक बात कही थी कि दिग्विजय यहाँ वोट काटने आ गया। बहुत टीवी चैनल्स ने दिखाया और बड़ा प्रोपोगेटेड एजेंडा था। दिग्विजय के 60,000 वोट आए थे, भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख से हारे। कितने वोट काट दिए? आज मैं बात करूं हिसार लोकसभा की, जब मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। राजनीति में आते हो आप, किसी के वोट बढ़ाने तो नहीं आते, आप तो उसके वोट शेयर से वोट लेके अपनी ताकत बढ़ाने आते। और जननायक जनता पार्टी का निर्माण उस समय हुआ, आईएनएलडी से हम अलग हुए। क्या हम किसी का वोट काटने के लिए अलग हुए? हम तो अपना संगठन बढ़ाने के लिए हुए। संगठन बढ़ाया भी, हम 5% वोट पे थे, 15% वोट पे गए। मेरा टारगेट है 25% वोट पे आए। कितने सफल होंगे वो तो इलेक्टोरल के हाथ में। आपने आईएनएलडी का जिक्र किया, आपके चाचा का उस दिन ट्वीट आया, गद्दारी हो जिसकी बुनियाद अंजाम मीनार होना ही था बर्बाद। कैसा लगता है जब जिसकी गोद में आप पले बड़े हैं वो लगातार सार्वजनिक मंचों पे आपको गद्दार कहे? मैं ऑन रिकॉर्ड शायद 200 बार कह चुका हूं कि ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। क्यों लगता है आपको ऐसा? आप मुझे बताइए सीरियसनेस कहाँ है? 5 वाक्य तो बताइए उनके पॉलिटिकल करियर के, एक्सेप्ट विनिंग इलेक्शंस, और वो भी चौटाला साहब की सीटों पर। पॉलिटिकल स्ट्रगल और पॉलिटिकल वर्किंग आपको कहाँ दिखी है? आपने तो इतना हरियाणा कवर किया है, शायद आपकी वाइफ भी हरियाणा से ही है जी। आप मेरे को 5 वाक्य तो बताइए। उनने 5-4.5 सालों में मेरे पे 100 आरोप लगाए। एयरपोर्ट में ज़मीन खरीद ली, मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया, आज तक कमेटी के आगे पेश नहीं हुए। उनने आरोप लगाए लिकर स्कैम कर दिया। मैंने कहा प्रूव करो, एक प्रूव नहीं कर पाए। उन्हें कहा ज़मीन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला किया। मैंने कहा प्रूव करो। मैं आपको फैक्चुअल नंबर्स के साथ प्रूव कर सकता हूँ। 6100 करोड़ रुपया 2019-20 का एक्साइज रेवेन्यू था, जो आज एक्साइज ईयर चल रहा है 11,000 करोड़ क्रॉस कर गया जी। 6400 करोड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिसीप्ट्स थी, जो इस साल 12,000 करोड़ क्रॉस कर गई। जीएसटी में हरियाणा अमंग बिग स्टेट्स नंबर 1 है। आज की अखबार की कटिंग है कि 23% ग्रोथ पे है। हमने बदलाव करे और बदलाव फॉर बेटरमेंट करे। और मैंने देखा है जब ठगी ठोरी चोरी रोकते हो ना, बहुत बेबुनियादी आरोप आप पे लगाए जाते हैं जी। मगर धीरे धीरे जब चीजें दुरुस्त होती है तो वो आरोप सिद्ध करने वाले चुप हो जाते हैं। और मैं उस दिन का आज तक मानता आया हूं, जो मेरे को गद्दार कह रहे हैं। मुझे एक वाकया तो आप ही बता दो, क्या मैंने आईएनएलडी से गद्दारी करी? मेरी प्राइमरी मेंबरशिप सीज हो जाती है, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, हम उनका सिंबल नहीं लेते, उनका झंडा रंडा नहीं लेते। हम तो एक फकीर की तरह अलग शुरुआत करते हैं। अरे मैंने एक ही चीज़ तो उनसे ली है, जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की 40 साल की मेहनत, वो कैडर था, वही तो लिया। मैं गद्दार किस चीज़ का हूँ? और वो ना पैसे से खरीदा जाता, ना उनको बांध के रखा जाता, वो तो लोगों की इच्छा शक्ति है। ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, आपके दादाजी ओम प्रकाश चौटाला जी को ये बातें समझ में नहीं आई? तो आप पूछ पाए उनसे तो मेरे को भी जवाब दे दीजिएगा। मेरे से तो वो 2 जनरेशन बड़े हैं, मेरे को नहीं लगता मेरी औकात है कि मैं उनसे ये जवाब पूछूं। आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी पीछे कुलदीप बिश्नोई जी की शादी पे भी मिला था, और हमारे सरजीत चाचा जी के बेटे थे प्रदीप चाचा जी, उनकी बेटे की शादी में मिला था। और दिग्विजय की शादी में वो आए नहीं? वो उनका फैसला। न्योता देने गए थे आप? पिताजी गए थे, दिग्विजय गया था। शादी का कार्ड उनके कहने के बाद हमने प्रिंट करवाया, तारीख उनसे पूछने के बाद। फिर भी नहीं आए?
जवाब तो वो देंगे। एक तस्वीर हम लोगों ने देखी जिसमें आप, ये शायद कैप्टन अभिमन्यु के परिवार की शादी की तस्वीर है, आप दादाजी के पांव छू रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल से वो फ़ोटो पोस्ट होती है, फिर उस पर भी उनका काउंटर आता है जिसमें वो आपको सत्ता का लोभी बताते हैं। वो शायद पंजाब केसरी वालों के बच्चों की शादी थी। 2 पलों में पूरे हो गए हों जैसे सारे अरमान, छुए दादाजी के पैर जैसे छू लिया आसमान। हाँ, शायद वो पंजाब केसरी शायद अविनाश जी के बच्चों की शादी थी। अच्छा, हम लोगों को लगा कैप्टन अभिमन्यु की बेटी की शादी का रिसेप्शन था। नहीं, उस शादी पे मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी बुआ के बेटे और उनकी बेटी की शादी हुई है। जी जी। उस पे माँ और पिताजी गए थे। उस समय शायद विधानसभा की कार्रवाई थी या कुछ था, तो उस शादी का हिस्सा मैं नहीं बन पाया। जी, तो ये पंजाब केसरी वालों की थी। हाँ, ये मुझे याद है क्योंकि इसके बाद तो 6 अप्रैल को चौटाला साहब जब संघर्ष स्थल पर आए तो उनको 3 तरफ से घेरा हुआ था और मैं पाँव छू के गया तो उनने देखा और हाथ भी नहीं उठाए। मुझे बड़ा फील हुआ। क्या ज़्यादा तकलीफदेह है, राजनीतिक तौर पे परिवार के साथ संघर्ष करना या व्यक्तिगत तौर पे इस खालीपन को देखना कि परिवार अलग है? देखिए, परिवार कोई जमीन विवाद में अलग नहीं हुआ या कोई मर्डर हुआ हो या कोई ऐसी बात हुई हो। पॉलिटिकल संघर्ष है, ये हमारी फैमिली में कोई आज नहीं हुआ। दादाजी ने भी किया। रणजीत चौटाला जी तो आपके साथ ही मंत्री रहे। वो मेरे साथ रहे, मगर तो वहां पे होती थी छोटे दादाजी से बातचीत? वो दौर मैंने मेरी ग्रैंड मदर से बहुत सुना है कि किस तरीके से एक दूसरे को परिवार में रोका जाता था कि शादियों में मत जाओ, फंक्शंस में मत जाओ, कैसे शादियों के कार्ड भेजे रोक दिए जाते थे। इतिहास सुना है और मुझे लगता है कि कई बार इतिहास दोहराया जाता है। तो अभी साथ में आप मंत्री रहे तब बातचीत होती थी? पारिवारिक तौर पे ज़रूर हम मिलते रहते हैं, बैठते रहते हैं, मगर कभी मेरी आदत नहीं है कि जो पल जा लिए उनको खुरेद कर हम कुछ निकालें। मैं बड़ा फ्यूचर थिंकिंग सा आदमी हूँ। फ्यूचर में लोकसभा का चुनाव है, हिसार की सीट है, लोग कह रहे हैं फिर से चौटाला परिवार टकराएगा अलग अलग सिंबल्स पे। पहले भी लड़ा हुआ है और कौन सा अकेला चौटाला परिवार लड़ा है। बादल वर्सेस बादल भी हुआ, मनप्रीत वर्सेस हरसिमरत। मुलायम जी के परिवार में भी आमने सामने लड़े। कल ही न्यूज़ में देख रहा था कि सुप्रिया ताई के आगे प्रदीप दादा की वाइफ लड़ रही है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर परिवार नहीं होता, वहाँ पर पॉलिटिकल विजन होता है। और हमें, मुझे लगता है कि राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक जीवन में 10 साल में इतना सीखने को मिल गया कि अपनी आइडियोलॉजी से डिफर ना करिए। जिस दिन आप अपनी आइडियोलॉजी से डिफरेंशिएट कर लेंगे उस दिन जनता आपको छोड़ देगी। शराब घोटाले की आपने शराब में राजस्व की बढ़ोतरी की बात की, विपक्षी उसको शराब घोटाला कहते हैं। तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, IAS थे, TC गुप्ता, उनके तहत स्पेशल इंक्वायरी भी बनती है। उसकी रिपोर्ट को टेबल किया गया था? ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस इंक्वायरी के लिए लिखा, ना एक्साइज डिपार्टमेंट के पास वो इंक्वायरी कभी आई। मुख्यमंत्री ऑफिस में ही रही? मुख्यमंत्री और होम ने ये इनिशिएट करी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो आगे रिपोर्ट शायद एक और ऑफिसर को दी, उसने फर्दर स्टडी करी, उसके बाद करी। मगर एक चीज़ मैं आज भी कहता हूँ कि 2019 नवंबर से 2020 के शायद कोविड आए अप्रैल में जी, मार्च आखिरी में तक के वाकये में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए मुझे सोचने की जरूरत है। वो क्या एक मसला हुआ था, प्लास्टिक की बोतल, फिर कांच की बोतल। आई स्टैंड टुडे ऑल्सो विद दैट। प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाती है। मुझे नीतीश कुमार जी ने भी एक बार टोका। क्या कहा उन्होंने, कहाँ पे? कि बिहार के अंदर हरियाणा था या मुलाकात पे टोका कि हरियाणा की बॉटल्स मिली बिहार के अंदर। मुझे कई लोगों ने ये भी बताया कि कई लोग हमारे यहाँ से वेयर हाउसेज से, वेंट से सरकार का रेवेन्यू पूरा करके और दूसरी स्टेट के अंदर लेकर ले जाते हैं।
तो हमने लास्ट ईयर मुख्यमंत्री, मैं और कई ऑफिसर्स थे, एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे। जब डिस्कशन के बाद, डेलिब्रेशन के बाद ये पॉइंट आया कि वी शुड चेंज फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और दूसरी चीज़ पर क्योंकि फिर स्मगलिंग नहीं होगी तो हमें बदलना चाहिए। और ये प्रयास दुष्यंत ने अकेले ने नहीं किया, कैप्टन अभिमन्यु ने भी किया हुआ है। उस समय मिडवे उसको पॉलिसी से निकाल दिया गया। इस बार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उसको अपने आदेश अनुसार निकाल दिया। बट मैं मानता हूँ दुनिया भर में इंडिया ही एक देश है जो प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचता है। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं राजी हो पा रहे हैं? जो चीज़ आप हमें बता रहे हैं। राजी होके कैबिनेट ने पास किया है, विधानसभा पे टेबल हुआ है, पॉलिसी का पार्ट था, 9 महीने चला है। डेट भी पहले 30 नवंबर हमने पॉलिसी के ड्राफ्ट में लिखी थी, उसको 29 फरवरी करा गया है। क्यों चेंज किया गया इस पे मेरे से कभी डिस्कशन नहीं पूछा नहीं आपने कैबिनेट में? कैबिनेट में मुद्दा ही नहीं आया। वो खड़े हुए विधानसभा में और उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कई जगह से इनपुट आए, क्योंकि उससे पिछले दिन अभय सिंह चौटाला ने तथकथित मेरी बुआ बना दी एक। तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बुआ है तो आपकी भी बहन है। आज तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी भी नहीं करी। बाकायदा मैंने 2 ऑफिशियल लेटर पुलिस को लिखे हुए हैं कि मुझे मेरी तथकथित बुआ तो ढूंढ के दीजिए जी। उसके बाद अलायंस टूट गया तो पुलिस कुछ रिपोर्ट नहीं देती। नायब सिंह सैनी से शुभकामनाओं के इतर कुछ बात होती है? मैंने 2 बार उनको फ़ोन मिलाया, शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आज तक मेरी बात तो नहीं हुई। पर मैंने, हाँ, आजकल सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, जगत बधाइयाँ उसी से चलती है, तो मैंने भी दे दी। जैसे आप बता रहे थे कि लोकसभा के लिए फॉर्मूला था, आप 2 सीटें मांग रहे थे, विधानसभा में कितनी सीटें मांग रहे थे आप? देखिए, हमारा 35 का मन था, मगर मुझे याद है बीजेपी और एनएलडी का जब अलायंस हुआ था एक समय पे, तो शायद 29 या 30 का आंकड़ा था, 30-60 का था या 29-61 का था। तब आप सीनियर पार्टनर हुआ करते थे, अभी वो कहेंगे 90 में 40। मैं उनके साथ सीनियर जूनियर कभी नहीं। मेरी तो नहीं, मैंने कहा जो आप पुराना अलायंस बता रहे हैं, तब एनएलडी सीनियर पार्टनर हुआ। इसलिए मैंने कहा एनएलडी का अलायंस हुआ था, मेरा नहीं। मैंने तो 4.5 साल अलायंस किया है। 35 सीटें आप मांग रहे थे विधानसभा? हमारा मन था, हमने उनके 35 मांगेंगे, 20-25 पे तो हो ही जाएगा। क्या नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं। शायद कुलदीप बिश्नोई जी का ही में एक वाक्य याद है, जब मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा था, उनका बीजेपी का अलायंस था, करनाल और हिसार मांगी, लास्ट में चंद्रमोहन जी कहते मैं करनाल लड़ूंगा, और वो उठा के सिरसा दे दी। सिरसा कैंडिडेट नहीं था, फिर लास्ट में वो कैंडिडेट भी उनने ढूंढा, उधारा लिया शायद, और लड़ा के हमारा उस समय चरणजीत रोड़ी जीता, कुलदीप बिश्नोई हार गए, मैं जीता। और फिर 45-45 का शायद एक वाक्य याद है, सुषमा जी के साथ हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, कुछ कही थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो 1, 2 पे 5 पे मानने को भी तैयार थे, जब भी बीजेपी ने नहीं किया। तो ऐसा सीट शेयरिंग की क्लैरिटी हो और इलेक्शन लड़ने की क्लैरिटी हो, जब भी चुनाव लड़ने का मजा आता है। कन्फ्यूजन इज नेवर अ सोल्यूशन। कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया है, पुरानी अदावत है आप लोगों की, राजनीतिक ही है? 4 पीढ़ियों की। मगर उनके लिए प्रचार करके आया ईमानदारी से गठबंधन धर्म में। पुराने गिले शिकवे सब दूर हो गए? नहीं, गए हैं, पॉलिटिकल अलाय थे, और भव्य का मैं भविष्य मानता हूँ, मेरी उम्र का है, और आगे पॉलिटिकली चाहे विरोध में हो, मगर मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस आती रहे। यही भूपेंद्र हुड्डा भी चाह रहे हैं, तो आप नवाब कह रहे हैं दीपेंद्र को? मेरे से बड़ा है 10 साल। मेरी जनरेशन, अच्छा, आपकी जनरेशन मैं मेरी जनरेशन में उनको काउंट नहीं करता। हाँ, मैं आज जो 25 और 35 के बीच में है, मैं मेरी जनरेशन वो मानता हूँ या जो मेरे से 5 साल बड़े हैं। मेरे पार्लियामेंट में अधिकतम दोस्त जो थे, देवर बिलो 30। कौन थे आपके दोस्त? मेरे पास राम मोहन नायडू था, उसके फादर लकीली मेरे फादर के साथ एमपी रहे। फिर आप कहोगे डायनेस्ट है, वो बड़ा मेहनती है, उसके फादर। मैं नहीं कहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। चलिए, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। अरे उनकी, मेरे दादाजी को टिकट दे दी, वो क्या डायनेस्ट नहीं है? हिसार से अब डायनेस्टी भूल गए, असूलों पे आ जाती है जब, तो डायनेस्ट भूल जाओ।
और जब बातें करनी है तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज के रहते हैं। हाँ, राममोहन नायडू रहे, उनके फादर की कार एक्सीडेंट में रहती, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड येट। श्रीकांत शिंदे थे, एकनाथ शिंदे जी के बेटे जी। वो भी डायनेस्ट हो गए। पंकजा ताई, प्रीतम ताई थी, मुंडे जी की डॉटर, जो उनकी जगह जीत के आई थी रिकॉर्ड वोटों से। उसके बाद राहुल कसवा था। अब मैं नाम जो ले रहा हूँ, सबके पिता, वो सबके माता पिता, सांसद कोई ना कोई पार्लियामेंट में। हिना थी और वर्षा थी, उसके हस्बैंड शायद MP रहे थे। वर्षा गायकवाड़, वर्षा, मैं सरनेम भूल गया जी, महाराष्ट्र से ही है। हिना गावत की बात करें। हाँ, कई लोग थे, पूनम ताई थी, प्रमोद महाजन जी की बेटी। तब वो जनरेशन नेक्स्ट आए थे पार्लियामेंट में, जो पहली बार जीत के आए थे। एक होता था जयवर्धन, डॉक्टर जयवर्धन, AIDMK का, वो गायब हो गया। वो अम्मा का कट्टर फॉलोअर था और मैंने उनसे सीखा। वो मेरी जैसी पतली शर्ट रखते थे और यहाँ अम्मा की फोटो होती थी सबकी शर्ट में। AIADMK वालों का ये रहता था। वॉज इट शॉकिंग फॉर यू सांसदी जीतने के बाद कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव हार जाना? मैंने उस समय चौटाला साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुख्यमंत्री बने, हमारा ये सपना है और उसके लिए दादी जी को चुनाव वहाँ से लड़ाया जाए जी। पर उनके आदेश थे कि नहीं दुष्यंत लड़, तो मैं चुनाव लड़ा। तैयारी नहीं थी आपकी? मैं लोकसभा का चुनाव जीत के पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर, क्योंकि बजट सेशन पूरा आया था जी, उसमें व्यस्त था, तो और एकदम अनप्रिपेयर्ड मेरे को विधानसभा के लिए उतार दिया जाता है। और मैन पावर, क्योंकि लोकसभा में हमारी कंसोलिडेटेड एक जगह थी और जब 90 विधानसभा लड़ते हो तो 90 जगह हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कारण रहे उसके, मार्जिन तो कम ही था, बट आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन। और 2019 में हिसार में लोकसभा की हार की क्या वजह लगती है? बड़ी हार की एक वजह तो ये थी कि पुलवामा था पूरे देश के अंदर, और ये अकेला दुष्यंत ही नहीं, गंगा जी में बहा, सारे ही बह गए। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि एक नई पार्टी, नया सिंबल। आपको पता है हमारा चुनाव चिन्ह क्या था? चप्पल। पार्टी के साथी बोला करते थे कि भाई साहब चुनाव प्रचार में चप्पल लेके कैसे जाए, तो हमने तरीका निकाला कि चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ हैं। और उसके बाद भी लोगों को शर्म आती थी कि चप्पल का जोड़ा हाथ में लेके कैसे चले। तो वो एक नया सिंबल आना, चश्मा से अलग जाना, कई रीजंस रहे। आपने कहा कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक, वो सब का माहौल था। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आपको लगता है ये मुमकिन है? मैं नहीं मानता। जितनी पॉलिटिकल पढ़ाई मैंने करी है अपने जीवन में, एक वाकया 1977 का है, शायद आपने भी पढ़ी होगी। एक नारा दिया था पार्टी से अलग होकर, कांग्रेस छोटी पड़ गई थी, नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देवराज उर्स ने नारा दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और क्या रिजल्ट आया? इंदिरा गांधी चुनाव हारी। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, देखो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कह दो पंडित जो भविष्यवाणी करता है, मगर मुझे ये लगता है, ग्राउंड पे हम घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के अंदर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी छोटी रह रही है। नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी से बड़ा हो गया, ये आप कह रहे हैं? आप नहीं कह रहे हैं? किसकी गारंटी है? आप बताइए, कौन गारंटी दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे रही है? भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। सोचिए, कहीं नैरेटिव 77 पे ना चला जाए। कोई बात कहता नहीं है, मगर आप पूछिएगा, अभी तो चुनाव शुरू है, पॉलिटिकल लोगों से आप पूछेंगे, जब आपको जवाब मिलेगा। हरियाणा में क्या संभावना रह सकती है आपके हिसाब से?
मैं मानता हूँ पिछली बार 10-0 था। भारतीय जनता पार्टी 5 से नीचे रहेगी। और अभी तो टिकट्स भी डिक्लेयर नहीं हुई किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्सेप्ट बीजेपी। आप लोग कब करेंगे डिक्लेयर? नवरात्रों के अंदर। अच्छा, हम लोग अपने बातचीत के आखिरी पड़ाव में हैं। ऑडियंस ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं उन सवालों पे आऊँगा, लेकिन उन सवालों में जो सबसे एक बार बार सवाल रिपीट हुआ है वो है 5100 रुपये की पेंशन का वादा जो पूरा नहीं हो पाया। मैंने पब्लिक स्टेजेस पर कहा है, मुझे टीस है उस चीज़ की। हाँ, 2000 को 3000 ले गए, हम 1000 रुपये बढ़ा पाए, मगर 5100 जो नहीं करना था हमने तो अंतिम दिन भी, जब मैं बीजेपी लीडरशिप के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था तो मैंने यही बात कही थी कि 5100 पेंशन कर दीजिए और विधानसभा की सीट शेयरिंग तय कर दीजिए। वी विल नॉट कंटेस्ट लोकसभा। रविंदर सिंह बैरागी पूछ रहे हैं, दादा की बनाई पार्टी का विघटन क्यों किया? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा। मैं रविंदर को भी कहता हूँ और जितने साथी कहते हैं, मैंने एक बार भी INLD को तोड़ने का काम नहीं किया। आपको निकाला गया, फिर पार्टी बनाई? हमने INLD से अलग नहीं हुए, हमें अलग किया गया। ऑफिशियल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरी पार्टी मेंबरशिप सीज कर दी जाती है, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, मेरे पिता को निष्कासित कर दिया जाता है जी। मेरी माता जी को नहीं किया क्योंकि वो विधानसभा की मेंबर थी। मैं लोकसभा का सांसद था, 6 महीने पहले मेरी सदस्यता। मुझे पार्लियामेंट में भी अब तक याद है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक स्टार बनाता था मेरे पार्टी के आगे, क्योंकि उनने इतनी जल्दबाजी में लोकसभा में भी लिख के भेज दिया कि इसको पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने INLD को कभी तोड़ा नहीं, ना मैंने तोड़ने की सोची। 4 विधायक, मेरी मदर, अनूप जी, राजदीप जी, पृथ्वी जी आए। 16 विधायक INLD के पास रहे, 2 बचे। हमारे पास 5वां नहीं आया, कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में गया। ये आरोप मेरे पे लगाना कि मैंने पार्टी तोड़ दी, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ, मुझे बाहर निकाला, मुझे एक अवसर मिला कि मैं एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ूं। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के साथी मिले, 40 साल के संघर्ष के, उनने मेरे साथ काम किया। एक एक एस्पेक्ट पे, वो बोलते हैं ना, ईंट ईंट जोड़े मकान बनाया हमने, JJP खड़ी करी और आज JJP बनी। भविष्य में कोई ऐसी संभावना है कि दुष्यंत, दिग्विजय, करण और अर्जुन एक मंच पर दिखें? परिवार फिर से एक हो राजनीतिक रूप से, या राहें बहुत अलग हो गई हैं? राजनीतिक रूप से फैसला नहीं होगा, ये फैसला पारिवारिक रूप से होगा। प्रयास किया परिवार के मेरे किसी फादर बुजुर्ग ने शायद 200 बार ये चीज कही हो कि छोटे कभी ये बात नहीं कहा करते, बड़े उठाते हैं कदम। तो ये कहना कि मैं प्रयास करूंगा, मुझे लगता नहीं वाजिब है। घर के बड़े जरूर कोई चर्चा करेंगे और हमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो हम इन्वॉल्व होंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी। एक मुकेश कुमार पूछ रहे हैं कि इन्होंने महेंद्रगढ़ से नफरत क्यों की, इस जिले का सबसे बुरा हाल करके क्यों छोड़ा? बहुत नाराज लग रहे हैं आपसे। अगर उनने ये बात कही है तो मैं उस साथी को बोलना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ जिले में 1000 करोड़ रुपए की 4 साल में सड़कें बनी हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्काई डाइविंग का देश का इकलौता इंस्टीट्यूट बना। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आज 100 बच्चे FTO के अंदर पायलट ट्रेनिंग का लाइसेंस ले रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले से शुरुआत हुई 152D की जो ट्रांस हरियाणा हाईवे बना, मैंने नफरत करी। महेंद्रगढ़ नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी सड़क, जहां रिश्तेदारी में लोग जाना छोड़ चुके थे, सड़कें इतनी टूटी हुई थी, 325 करोड़ का एक हाईवे बनाया, मैंने नफरत करी। सरसों की खरीद नहीं होती थी, हर छोटी मंडी में सरसों बाजरे का खरीद सेंटर बना के 24 घंटे में फसल उठाई, 48 घंटे में पैसा किसान को दिया। पिछले साल का बता देता हूँ, ओले गिरे थे, 2-2 साल
किसान को मुआवजे का पैसा नहीं मिलता था। 98 करोड़ रुपीस, क्योंकि परसों ही मैं महेंद्रगढ़ जाके आया तो फिगर किसी वर्कर ने मुझे बताया, कहती थी आपने 30 दिन में 98 करोड़ रुपया दिया मुआवजे का। अरे हम तो चौधरी देवीलाल जी वहाँ जेल काट के आए हैं इमरजेंसी में, जितना हमारा लगाव उस क्षेत्र से इतना तो किसी का नहीं है। उस एरिया को इकलौता राज्यसभा सांसद किसी ने दिया तो हम लोगों ने दिया। HPSC, स्टाफ सिलेक्शन, मंत्री, सबसे ज्यादा सम्मान महेंद्रगढ़ जिले को दिया। और तो छोड़ो, इंदिरा गांधी जी ने राव वीरेंद्र सिंह को तुत्कार के छोड़ दिया था। प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने बनाया। उस एरिया को आज तक मुख्यमंत्री पद नहीं मिला उसके बाद। हमारा तो उनका जो रिश्ता है वो मुझे लगता है ऐसा अटूट है और आगे और मजबूत होगा। इस बार हम लोकसभा जीतेंगे। एक रिश्ते की और बहुत चर्चा हो रही है दुष्यंत जी। आपकी पार्टी के नेता हैं देवेंद्र कादियान, कह रहे हैं कि जेजेपी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए। सोच हो सकती है, पार्टी की सोच है? पार्टी की सोच नहीं है। आज हमने जब पार्टी में निर्णय ले लिया 10 की 10 लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता आज के दिन फिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? किस कंटेक्स्ट में दिया है, अगर पूरा आप वाकया बता सके तो मैं जरूर डिस्क्राइब कर दूंगा। जेजेपी चाहती है हरियाणा में कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करे, हिसार और भिवानी सीट जेजेपी को देकर बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़े तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। अच्छा हुआ भाजपा से गठबंधन टूट गया, किसान ग्रामीण अंचल का वोटर हमारे इस गठबंधन मैं से नाराज था। चाहूंगा इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट आप जरूर देखें जी। जहाँ भी जिसने छापी है, इट इज ऑफ अ 15-minute वीडियो, 10 डिफरेंट क्लिप्स, जिसमें ये बात भी है कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता उनने कहा कि अगर 10 की 10 पे इनका सूपड़ा साफ करना है तो कांग्रेस का करना चाहिए। उनका व्यू है। है। डू यू एग्री विद दिस व्यू? आई डोंट। विल यू एवर मेक एनी अलायंस विद कांग्रेस? हु नोज अबाउट द फ्यूचर? पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा हु नोज अबाउट द फ्यूचर। इस पॉसिबिलिटी को आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी कंसीडर किया था क्या? फ्रैक्चर्ड अलायंस। अच्छा, अगर नहीं होता, उनकी सीटें थोड़ी ज्यादा होती तो आप कांग्रेस साथ चले जाते? अलायंस उस समय स्टेबल होता और बीजेपी के नंबर्स कांग्रेस के पास होते तो जरूर उस पर विचार होता पार्टी के अंदर। जब उनके पास नंबर ही नहीं थे तो हम विचार क्यों करते? उनने बड़े प्रयास करे, उनने बहुत बार संपर्क भी किया। किसने? कांग्रेस के लोगों ने। किसने? शायद दिग्विजय सिंह ने भी आप लोगों के बीच में कहा है, हुड्डा जी ने किया। मेरे को भी याद है उस समय, आज तो हमारे बीच में नहीं है पटेल साहब, अहमद पटेल, उनका फोन आया हुआ था कि वो बात करना चाह रहे हैं। हमने मना कर। नतीजे आने के बाद फोन आया? नतीजे आने के बाद मैंने मना कर दिया था, मैं बात नहीं करूँगा। कई लोग ये भी पूछते हैं, आपने अहमद पटेल और सबका जिक्र किया, कि चौटाला परिवार के पुराने राजनीतिक परिवारों से, खास तौर पे जो एक सोशलिस्ट मूवमेंट से निकले परिवार हैं, कि एंटी कांग्रेस पॉलिसी से निकले परिवार, उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। आपका और बादल परिवार का रिश्ता, चौटाला साहब का और मुलायम सिंह जी का, या चौधरी देवीलाल का और मुलायम सिंह जी का रिश्ता, या चौधरी देवीलाल का और लालू प्रसाद यादव जी का रिश्ता, वो अगली पीढ़ी में भी कायम है क्या? आपके अखिलेश यादव से या तेजस्वी यादव से या प्रकाश सिंह बादल से कितने रेगुलरली बातचीत होती है? बादल साहब हमारे लिए एक मेंटर थे। चौधरी देवीलाल की डेथ के बाद मुझे जब जब अवसर मिला है मैं उनके पास गया हूँ, उनसे सीखा है। मुझे एक वाकया शेयर करता हूँ आपके साथ। बादल साहब के पास मैं चौटाला साहब के साथ गया और चौटाला साहब ने मजाक में बादल साहब को ये कह दिया कि हुण सुखबीर नू मुख्यमंत्री बना दो। तो बादल साहब चौटाला साहब को पता क्या बोलते हैं कि मुंडा PSO मेरा DSP है और डॉक्टर है। मजाक में दो ब्रदर जैसे बात करते, नॉट अ पॉलिटिकल कमेंट। क्या उन्होंने बना दूंगा तो ये ओहदे कोले चले जाएंगे। मैं समझा नहीं, मैं गाड़ी में बैठा, मैंने चौटाला साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या कंटेक्स्ट में उनने कहा? तो हमारी बागड़ी में एक कहावत है, राज और खाज तो खुद करे मजा है। तो मुझे लगता है कि उनके बीच में बहुत ऐसे वाक़े हमारे फैमिली के बीच में रहे। मेरी दादी जी बताया करती थी कि इमरजेंसी में जब चौटाला साहब को
मेरे एक और दादाजी को और चौधरी देवीलाल जी को जेल में डाल दिया था 19 महीनों के लिए। तो मेरे फादर वो जो शायद 20 साल के भी नहीं थे। तो उस समय बस में बैठ के जाना पड़ता था। तो मिसेस बादल को एक समय पता चला कि भाई इस तरह से दिक्कत होती है और महेंद्रगढ़ जाना बहुत लंबा। तो मेरी दादी जी बताया करती थी कि वो जीप भेजती थी महीने में एक बार कि इस बार चौधरी देवीलाल जी से मिलने जीप में जाओ, जल्दी पहुंचोगे। तो बहुत ऐसे वाक्य हैं उस संघर्ष के। कबड्डी खेलने जाया करते थे एक दूसरे के साथ। उनके मुझे एक दिल की खुशी जरूर है हमारे रिश्तों को देखते हुए कि चौधरी देवीलाल जी के निधन के बाद चौधरी देवीलाल जी का पहला स्टैचू 25 सितंबर की बात है, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, 2003 की या 2 की होगी, मैं तो उस समय हॉस्टल में था। डवाली में लगाया गया। बादल साहब की डेथ होगी। मैं एक दिन मेरे फादर के साथ बैठा था। मेरे फादर ने मेरे को कहा, कहते दुष्यंत, मेरा मन है जो बादल साहब ने देवीलाल जी का स्टैचू लगाया ना, हम उसके साथ बादल साहब का स्टैचू लगाए, इन दोनों का भाईचारा अमर करें। और मैंने एक हमारे आर्टिस्ट है मानेसर में नरेश, मैं नरेश को कहा बादल साहब का स्टैचू तैयार कर। उसने जितनी पिक्चर्स बादल साहब की थी उससे एक छोटा सा मेरे को 3D बना के दिखाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बनवाना शुरू कर दिया और मेरा टारगेट था 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पे उसको इनैक्ट करूँगा। हरसिमरत जी चली गई बादल साहब का स्टैचू बनवाने उधर ही। नरेश को कहती है कि ये स्टैचू किसने बनाया। नरेश कहता है जी मेरे क्लाइंट ने बनवाया, बट आइडेंटिटी नहीं बताऊँगा। आधे घंटे बाद नरेश कॉल्स में अब कि जी मैं बाथरूम में हूँ और ऐसे ऐसे हरसिमरत जी बैठी और वो पूछ रही है क्लाइंट बता। मैंने कहा बात करा दे। मैंने फ़ोन पे बात की, मैं आंटी नमस्कार का नमस्कार, तू दुष्यंत हमारे से पहले स्टैचू। मैंने कहा नहीं, कभी चौटाला साहब ने ये नहीं कहा कि चौधरी देवीलाल जी का चौटाला साहब से पहले स्टैचू बादल साहब ने क्यों लगाया। और हमने फिर 8 दिसंबर शायद बादल साहब का जन्मदिन होता है, 8 दिसंबर की तारीख तय करी और उस दिन मनप्रीत जी, सुखबीर जी, हरसिमरत जी, मेरे फादर, मैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो स्टैचू के इनॉग्रेशन में नम आँखों के साथ ना खड़ा हो। और आज भी कभी आपको मौका मिले, आप डवाड़ी से किलियावाली जाएं तो आपको उस जगह को देखने का मन करता है कि हाँ, 2 पॉलिटिकल लेजेंड्स इस देश के जिनने भाई की तरह हर वर्स्ट टाइम में एक दूसरे का साथ दिया, आज उनकी दोस्ती अमर है। तो हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं। आज भी अखिलेश जी से बात होती है, चाहे पॉलिटिकल हमारे साथ ना हो। आज भी दिग्विजय की शादी थी, तेजस्वी के लिए मैं न्योता देने लालू जी को गया। मैं लालू जी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, उनने तेजस्वी की ड्यूटी लगाई। आज भी फारूक अब्दुल्ला जी को मैं कार्ड दे के आया, 1 मिनट में उनने अपना प्रोग्राम चेंज कर और बारात में सबसे पहले हमारे पहुंचने से पहले फारूक साहब पहुंचे हुए थे वहाँ शादी में। मेरे साथी हों, मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस, बियॉन्ड बाउंड्रीज हमने सबने एक दूसरे का साथ दिया है। हाँ, रिश्ते हैं, रिश्ते बनाए बनते हैं, निभाए निभते हैं। ये मुकेश कुमार का सवाल है, आपने अपनी बातचीत में इसका जिक्र भी किया था। इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम होंगे कैंडिडेट के होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे। गठबंधन सरकार बनने के बाद एग्ज़ाम होम डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए 150-200 किलोमीटर दूर तक हुए। मैं आपको फैक्चुअली बता देता हूँ, शायद इनके भी तथ्य सही नहीं है। फर्स्ट कैबिनेट जब सारों ने मंत्री पद की शपथ ली, फर्स्ट डिवीजन ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस जो HTAT के थे, दे विल बी कंडक्टेड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एड्रेस। इम्प्लीमेंट हुआ। कई एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर बेस्ड है जी, और हरियाणा में 3 जगह ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस लिए जा सकते हैं। उसके लिए लोगों को मोबिलाइज उस मोबिलिटी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह सेफ्टी कंसर्न और इस तरह की मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं होती।
जैसे इंडियन रेलवेज है, वो पहले एग्जामिनेशन कराती थी, अब उसने टीसीएस को आउटसोर्स कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ हमने आउटसोर्स नहीं किया, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो 3 जगह हैं। तो लोग जो उन एग्जामिनेशंस को देने आएंगे वो तो 150 किलोमीटर आएंगे। मगर जो छोटे एग्जामिनेशन थे, आई कैन प्राउडली से कि वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आज हर छात्र देता है। सीटेट को लेके बहुत सवाल आए कि जनवरी 2021 में फॉर्म भरने शुरू हुए, आज तक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मियर फेलियर ऑफ HSSC है कि वो 4 साल में 2 भर्ती नहीं कर पाई। HSSC आपकी सरकार को, जिसमें आप उप मुख्यमंत्री ठीक है, थे, एक मनोहर लाल ऑटोनॉमस खट्टर बॉडी जी है हमारी मुख्यमंत्री सरकार। थे। आप बोलते हैं, ठीक है, मैं अलायंस में पार्टनर था, हमारा कोई सदस्य तो नहीं था। जो सदस्य थे वो एक ऑटोनॉमस बॉडी को चला कभी रहे थे। आपने मुख्यमंत्री से कहा इस बारे में कि इसको मैंने लेके बिल्कुल रोष है? कहा, मेरी तो कई बार इस बारे में बहस भी हुई। मेरे पास पटवारी 1:3 रेशो में थे, जेईज 1:3 रेशो में थे, ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज स्टेट में ही नहीं भर्ती हुए। और कई बार ऑन रिकॉर्ड ऑन हाउस भी कहा है कि हम कर क्या सकते हैं, भर्ती नहीं कर रहे। तो जब आपकी और मुख्यमंत्री की बहस हुई तो क्या नतीजा निकला? बहस से नहीं, चर्चा होती है। अभी आपने कहा ना कई बार बहस हुई। बहस मतलब पॉइंट आए और पॉइंट को रखा है, मगर उनका भी जवाब ये था, दुष्यंत जी क्या कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन का काम है। और ये तो ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड चीज है कि दीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज वेयर स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। और इन ऑटोनॉमस बॉडीज के मेंबर कौन सिलेक्ट करता है? स्टेट सिलेक्ट करता है। बिल्कुल करती है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि 4.5 साल में हमारा कोई मेंबर नहीं है। योगेश सैनी का सवाल है कि आप कह रहे हैं कि डिप्टी के शासनकाल में नुकसान उठाना पड़ा, दूसरी पार्टियां उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कृपया उनसे पूछें डिप्टी होने का क्या कष्ट हुआ, उनके पास महत्वपूर्ण विभाग थे, फिर मौज में कौन था? उप सीएम ने एक बार कहा हमने बहुत भुगता है, अगर उन्होंने भुगता है तो मज़े में कौन था? सारे पोर्टफोलियो तो उनके पास थे ना महत्वपूर्ण। मैंने कहा इस किसी विषय पे कि मैंने भुगता है। जिस साथी ने ये लिखा है जी, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ, 4.5 साल बड़े अच्छे तरीके से शासन किया है और शासन के अंदर विकास ला कर दिया। आज मारुति दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10 लाख गाड़ियां पर साल बनाने की अगर खरखोदा में लाई तो हमारी मेहनत से लाई। आज दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 180 एकड़ में मेवात जैसे जिले में लग रहा है, हम लेके आए। 7 मंजिल ऊंचा इंडिया का सबसे मॉडर्नाइज्ड वेयर हाउस फ्लिपकार्ट बना रहा है, तो हमारे प्रदेश में बना रहा है। ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया ना कि हमने अच्छा शासन दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने भुगता है। हाँ, मुझे टीस जरूर है कि मैं 5100 पेंशन नहीं कर पाए। प्रदेश को शासन बहुत अच्छा दिया है। आप जब बता रहे थे कि अमित शाह जी से आपकी बात हुई थी तो पहली शर्त थी, पहली शर्त हमारी थी 75% एम्प्लॉयमेंट, जो कोर्ट में अटक गया, जो कि हमने मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कराया, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 15 आर्टिकल 19 को कोट करते हुए जी, उसको स्ट्राइक डाउन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया फुल बेंच के लिए। और उसकी जुलाई शायद 9 या 7 से परमानेंट हेयरिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर पॉजिटिव जजमेंट आएगी। और अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तो फिर जितनी स्टेटों में ये एक्ट्स हैं उनको सबको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने इस मुहिम को उठाया था जी, कि मराठी स्पीकिंग बोलने वाले को रिजर्वेशन दी जाए। और महाराष्ट्र में मार्शी एक्ट आया। आज 80% ब्लू कॉलर जॉब महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले के लिए रिजर्व्ड है जी। कभी उसके ऊपर किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे इस एक्ट को ऐसा बना दिया कि बहुत ड्रैकोनियन लॉ है और कोर्ट ने भी बिना प्रॉपर पढ़े जजमेंट दे दी। मैंने वो जजमेंट पढ़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 15 की वायलेशन। आर्टिकल 15 तो कहते हैं ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, हमने तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स लिए ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर सब जुडियस है, सब जुडियस का मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारे पक्ष में फैसला देगी। कृषि कानूनों को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए कि ताऊ देवीलाल की तो पूरी लेगेसी प्रो कृषि वाली रही है, इतना एजिटेशन होता रहा, लेकिन सत्ता के चलते दुष्यंत चौटाला एक सुविधाजनक चुप्पी साधे रहे। कभी चुप्पी नहीं साधी।
अगर हमारे यहाँ 2 बार किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, दोनों बार एक्शन लिया है ऑफिसर्स के खिलाफ। एक अधिकारी ने टोल पे खड़े होकर कहा था गोली मार देना कोई आए, अगले दिन उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी शुरू कर दी थी। क्या हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला ने 4 साल में किसान को सशक्त नहीं बनाया, सुविधा नहीं दी? 14 फसलें हमने एमएसपी पर खरीदी। हमारे प्रदेश के फार्मर को सबसे ज़्यादा सब्सिडी इक्विपमेंट्स पे दी जाती है। हमारे प्रदेश में फसल खराबे का मुआवजा 30 दिन में देने का कानून बनाया। 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान की फसल का 4 साल में किसान के खाते में 2 दिन के अंदर भेजा हमने। क्या राज्य से बाहर रह के ये सुविधाएं दे सकते थे? और मैं एक वाक्य जरूर ऐड करूंगा। सर छोटू राम कहा करते थे कि सत्ता में रह के काम होते, विपक्ष में नहीं। कृषि कानून की जहाँ बात आती है, और मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मुझे लगता है लाइफ का आज तक का झेलना पड़ा है, तो कृषि कानूनों की वजह से झेला गया। इतने आप भी संविधान के ज्ञाता हैं कि स्टेट डिड नॉट हैव अ सिंगल से इन दैट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था। पार्लियामेंट में जो सांसद थे उनने किसी ने विरोध नहीं किया, मगर गुस्सा किस पे निकाला? दुष्यंत पे। और मैं ये मानता हूं अपने पे ही गुस्सा होता है, पराये पे नहीं होता। और मैंने झेला है, आज भी झेलता हूं, ढाल बन के झेला। अभी भी लोग नाराजगी जताते हैं। जिताए, मनाऊंगा और मेहनत कर लूंगा। महिला पहलवानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर भी खूब घेरा गया। देखो, महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन था, आपने जिस सवाल से शुरू किया TTFI, मैंने वो कोर्ट केस झेला है ना, इसलिए मुझे पता है। दिल्ली पुलिस की FIR, नेशनल गवर्नमेंट की फेडरेशन, धरना दिल्ली में, लड़ाई किस पे? दुष्यंत पे। हमारे बागड़ी में कहावत है, लड़ियो झगड़ियो छोट की मुंह पर आकर पड़ियो। भी लड़ाई झगड़ा घर में किसी का हो, लास्ट में दोष किसका निकलता है? सबसे छोटे का। आज सबसे छोटा, सबसे नया, सबसे यंग तो मैं ही था। अच्छा, पॉलिटिकली भी लड़ाइयाँ मैंने अब सीखी है कि कैसी लड़ी जाती है। दुष्यंत को कमज़ोर कर दो, वो तो 35 का है, आज दबा दोगे तो वो आगे कामयाब नहीं होगा। मेरे जितने ओपोनेंट हैं जी, एक चीज़ तो मैं देखता हूँ कि सारे 70 पार हैं। 70 नहीं होंगे, 60 पार तो सारे हैं। आप एक तो बताओ, मेरी उम्र का मेरे से चुनाव कौन लड़ रहा है? और सबके शायद यही खतरा है। मैं फर्स्ट टाइम कहीं आपको स्पीच मिले तो रिकॉर्ड निकालना। 2014 के अंदर बादल साहब आए थे मेरा नॉमिनेशन भरवाने। आपने शुरू किया जब कहा ना 26 साल 1.5 महीने का था मैं जी, मैं 25 साल 11 महीने का था जब मैंने नॉमिनेशन भरी। उस समय एक जो क्वेश्चन शायद अखबार में आया था, कुलदीप बिश्नोई जी और संपत सिंह ने RO को लिखा कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट शायद नकली है। 89 का 88 कर दिया इसने। मेरी लड़ाई जब से शुरू हुई है, और राजनीतिक लड़ाई है, और आज तारीख जो है उसके अंदर पूरे 15 साल की लड़ाई है। और लड़ाई किन लोगों से जो मेरे से उम्र में दुगने हैं। मगर लड़ेंगे ना तो कमज़ोर पड़ते। चौधरी देवीलाल जी से एक चीज़ सीखिए, संघर्ष सदैव सक्षम। अगर करेंगे संघर्ष तो सक्षम भी बनेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी आया करते थे क्या? उचाना कला गए, बोले अगले विधायक प्रेमलता होंगे। आपने कहा मैं ही लड़ूंगा। 3 लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है। 3 लोग कौन थे आपके हिसाब से? मैंने तो उस दिन कहा था कि वीरेंद्र सिंह जी, प्रेमलता और विजेंद्र के पेट में मरोड़ है। मगर दादा किसी और तरीके से दर्द समझ गए। और मैं तो हैरान था कि वहां कह के दीदी चुनाव जीतेगी। वो दीदी, जीजा, भांजा सारे भाग गए छोड़ के। तो बहुत नाराज रहते थे क्या विप्लव देव जी आप लोगों से? मेरी मुलाकात एक बार हुई। एक बार हुई है? एक बार हुई। और एक बार मैं साउथ एवेन्यू था, शायद सेशन चल रहा था जी, और उनका फ़ोन आया था तो मैं उनके घर ही चला गया। मेरे में शायद छोटा होने के बाद ना
उम्र में ये एटीट्यूड नहीं है प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ फॉलो हो। उनका फ़ोन आया, मैंने कहा मैं आपके पास चाय पीता हूँ, मैं मिल के आया। उसके बाद कोई किसी मीटिंग में या जनरल हाउस में कोई एक आधी बार मिले हों, पर कभी मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई। जितनी मेरी पुराने 2 प्रभारी थे, अनिल जैन जी थे, तावड़े जी थे, जरूर उनसे कई बार मुलाकात हुई है, लंबी चर्चाएं चली है, बिप्लब देव जी से नहीं हुई। नू हिंसा को लेके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से चर्चा हुई थी, आप दोनों लोगों के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आए। मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, मेरे बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि गवर्नमेंट का फेलियर है। जब आपको पता है कि इस तरह का मोबिलाइजेशन होगा जी, और आपका एसपी छुट्टी पे चला जाता है एंड यू डोंट टेक एन एक्शन, वरुण सिंगला जो भी था, मैंने स्वयं एडीजी सीआईडी से बात करी, ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या है, एंड देन आई हैड टू टेल हिम भी एसपी भिवानी 3 साल एसपी नू रहे हैं, उनको ट्रांसफर करो। और आज भी अब तक वो बैठे हैं, 1.5 साल हो गया शायद। आखिरी सवाल, ये दर्शकों ने भी पूछा और इसी से हम इस इंटरव्यू को, लंबी बातचीत को क्लोज करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद क्या एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला बीजेपी के बगलगीर होंगे? मैं आज कह सकता हूं मेरा टारगेट 46 का है। 6 महीने आज मेरे पास है, लोकसभा, 90 दिन लोकसभा के बाद और फिर विधानसभा का चुनाव। इन 6 महीनों के अंदर इतनी मेहनत कर सकता हूं कि मैं 46 का आंकड़ा पार करूं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है जैसे 2019 में हुआ? आज के दिन विधानसभा में अलायंस में किसके साथ जाना है बहुत अर्ली है, लोकसभा के रिजल्ट्स बताएंगे। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्या नहीं है। नीतीश जी बिहार के अंदर रातों रात जेडीयू और उसकी सरकार से बीजेपी के साथ चले गए। एक नाथ शिंदे जी पुरानी शिवसेना को ही लेकर नई सरकार बना गए। अजीत दादा सुबह डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेते हैं, अगले दिन सरकार गिर जाती है। क्या हो सकता है पॉलिटिकल में और किस कंटेक्स्ट में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो मेरे पॉलिटिकल जीवन के उदाहरण है जी। आपने एक बात शुरू में करी थी, मैं उसी के साथ एंड कर देता हूँ। चौधरी देवीलाल जी 82 में भी तो मुख्यमंत्री बनते, लहर तो थी, मगर कैसे गयालाल जी हरियाणा निवास से पाइप पकड़कर उतरे। और गयालाल जी पता है ना कौन है थे? जी जी, उदय भान जी के पिताजी जी, जो कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। पाइप से उतरे और पाइप से उतर के और वो 3 विधायकों को अपने साथ ले गए। और कैसे धोबी की गठड़ी में एक विधायक गया। ये हरियाणा भवन की नहीं, ये किसी होटल कहानी है, क्योंकि मुझे ध्यान है, मैं कालबाग साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया टुडे में छपी हरियाणा थी। निवास की बात, एमएलए हॉस्टल की बात है। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जी ने भी पहरेदारी के लिए लोग भेजे थे। वो हरियाणा और पंजाब का जो इनक्लेव है वो बड़ा साथ साथ है। मगर देखो पाइप से उतरना, भागना, गवर्नर हाउस में नंबर चेंज हो जाने, और फिर उस समय के गवर्नर वाला इंसिडेंट, जीडी तपासे, हाँ वो इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट के बाद जो बचे विधायक थे उनको मेरे को कोई शेयर कर रहा था, शायद मैं बता देता हूँ आपको। हरिंदर कल्याण है हमारे एमएलए घरौंडा से बीजेपी के, वो बताते हैं कि चौधरी देवीलाल जी बस में सारे बचे विधायकों को लेके चले, जब तक भजनलाल जी की शपथ नहीं हुई थी, गवर्नर के पास मेजोरिटी प्रूव करनी बात थी, लेके चले तो घरौंडा देवी सिंह जी के घर पे रुके और लस्सी पी और फिर दिल्ली आए सारों को लेके। और कई दिनों तक उन विधायकों को लेके घूमते रहे, कोई 5 विधायक एक गाड़ी में, कोई 4 विधायक, और धीरे धीरे भजनलाल जी अपनी आयाराम गयाराम टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे वॉशिंग मशीन के अंदर धो के हमारे विधायक ले रहे और मेजोरिटी बना के और प्रूव कर गए। मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो आपने सही में टेटुआ पकड़ा था क्या गवर्नर का? मैं पैदा नहीं हुआ था, सुना तो होगा। कमरे में होता तो जरूर मैं बता। सुना तो होगा। क्या पता है क्या कमरे में होता है, क्या बातें होती हैं। ये तथ्य सिर्फ वही 2 आदमी बता सकते हैं जो शायद आज इस धरती पर नहीं है। जी दुष्यंत जी, आपने खूब वक्त दिया, लंबी बातचीत हुई, हरियाणा की राजनीति को आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। जमघट में सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए लल्लन टॉप।